वेलकम टू द चैनल स्टूडेंट्स। तो आज हम इस वीडियो में एक्सप्लेन करने वाले हैं डी एंड एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स का पूरा चैप्टर एक वीडियो में। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो जो डी ब्लॉक होता है हमारे पीरियोडिक टेबल में वो ग्रुप नंबर 3 से लेकर ग्रुप नंबर 12 तक होता है। ठीक है, तो ये सभी ग्रुप्स आते हैं डी ब्लॉक के अंदर। इसको हम नाम देते हैं डी ब्लॉक। इसका एक और नाम रखा गया है, दैट इज ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो एग्जाम में आपको ये भी पूछा जा सकता है कि डी ब्लॉक का ये नाम क्यों रखा गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स, क्योंकि इसकी जो पोजीशन है पीरियोडिक टेबल में वो बिटवीन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक में है। जो हमारे एस ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और जो हमारे पी ब्लॉक के एलिमेंट्स होते हैं वो होते हैं लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव, और उनके बीच में आते हैं डी ब्लॉक के एलिमेंट्स जो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव से लेकर लीस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बिटवीन के चेंज को रिप्रेजेंट करते हैं। इसलिए इनका नाम रख दिया गया है ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ठीक है, अब इनकी अगर आपको एग्जाम में डेफिनेशन पूछ ली जाए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स को हम कैसे डिफाइन करते हैं? वो सभी एलिमेंट्स जिनके पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स होते हैं। ठीक है, मतलब डी में जो हमारे डी ऑर्बिटल्स होते हैं उसमें टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं? 10। ठीक है, तो इनमें इनकम्प्लीटली फिल्ड होना चाहिए, मतलब ये जो डी ऑर्बिटल्स होते हैं वो कंप्लीटली फिल ना हो, उसमें इलेक्ट्रॉन्स 8 9 7 1 2 ऐसे कोई भी वैल्यू हो। ठीक है ना, कंप्लीट बिल्कुल नहीं होने चाहिए 10। इन देयर ग्राउंड स्टेट, मतलब जो उनकी सिंपल नॉर्मल स्टेट होती है, और या फिर उनकी किसी भी और ऑक्सीडेशन स्टेट में। ठीक है, जैसे कि मान लीजिए कि सी यू है। ठीक है, सी यू अपनी ग्राउंड स्टेट में तो उसका डी ऑर्बिटल होता है फिल, बट जब हम उसका आयन बनाते हैं Cu2 पॉजिटिव तो उसके पास होता है पार्शियली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीटली फिल्ड, इसलिए उसे हम बोल देते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, तो अब इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या है कि जो जिंक, कैडमियम एंड मरकरी है, ठीक है, ये सभी एलिमेंट्स के पास इनकम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल्स नहीं होते, ना ही तो उनकी ग्राउंड स्टेट में और ना ही किसी ऑक्सीडेशन स्टेट में, इसलिए इनको हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं कह सकते। बट ये डी ब्लॉक की सभी सीरीज के एंड पर आते हैं, इसलिए इनकी स्टडी भी डी ब्लॉक के अंदर ही हो जाती है। ठीक है, तो अब हमारे पास है डी ब्लॉक एलिमेंट्स की जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जो कि आपके पास बन रही है n-1 डी में होंगे 1 से लेकर 10 इलेक्ट्रॉन। और यहाँ पर n-1 का मतलब क्या है? मतलब है कि अगर यूज होगा यहाँ पर 4s, मान लीजिए यहाँ पर यूज हो रहा है 4s ऑर्बिटल, तो उसके लिए यूज होने वाला है हमारा उससे एक पिछले शेल का डी ऑर्बिटल। मान लीजिए अगर यहाँ पर 4s यूज हो रहा है तो हमारा यूज होगा 3d। अगर मान लीजिए यूज हो रहा है यहाँ पर 5s तो उसके साथ होगा 4d। ऐसे ही अगर यूज हो रहा है 6s तो उसके साथ यूज होगा 5d। ठीक है, इसलिए हम इसे ऐसे यहाँ पर लिखते हैं कि ns और उनके साथ यूज होगा n-1d, जो यहाँ पर ऑर्बिटल्स होंगे। इसमें 1 से लेकर आ सकते हैं 10 इलेक्ट्रॉन और s में आ सकते हैं 1 से लेकर 2 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो ये इनकी होती है जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ये है हमारा पूरा डी ब्लॉक यानी कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इसमें टोटल है 4 सीरीज। ठीक है, और ग्रुप हैं 3 से लेकर 12 तक। इनमें से ये जो हमारी सबसे पहली सीरीज है जो कि स्कैंडियम से शुरू होती है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यहाँ पर शो की गई है। एटॉमिक नंबर 21 से लेकर है अप टू द 30। ठीक है, और ये जो हमारा जिंक है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली बन रही है 3d10 एंड 4s2। ठीक है, तो जिंक का आयन सिर्फ एक बनता है, जिंक 2 पॉजिटिव, तो इसके पास डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल रहता है। इसके अलावा ये जो Cr है और ये जो Cu है, इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपको जरूर याद रखनी है। इनमें कुछ एक्सेप्शन है। इसमें डी जो होता है हमारा सब शेल, उसको यहाँ पर हाफ फिल्ड बनाया गया है और यहाँ पर डी को बनाया गया है कंप्लीटली फिल्ड, एक इलेक्ट्रॉन एस में से यूज कर। तो बाकी सभी के इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को जरूर बनाकर देखिए। ठीक है, तो ये हो गया हमारा डी ब्लॉक एलिमेंट। तो एक बात मैं आप लोगों को और बता दूं, आपके एग्जाम्स के लिए बाकी के सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस विद नोट्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी, और फिजिक्स एंड मैथ्स की भी सभी चैप्टर्स की रिवीजन वीडियोस के लिंक्स आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो आपको यहाँ से ओपन कर उन सभी यूनिट्स की वीडियोस को जरूर देखना है, और हमारी सभी वीडियोस को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करते रहना है। ठीक है, तो आगे चलते हैं।
सो नाउ अब हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं इनकी कुछ जनरल प्रॉपर्टीज। तो सबसे पहले आता है इनका एटॉमिक रेडियस। तो एटॉमिक रेडियस अलोंग द पीरियड, यहाँ पर इसका जो बिहेवियर है वो कुछ इररेगुलर सा है, ठीक है। तो सबसे पहले स्कैंडियम से लेकर Cr तक तो होता है डिक्रीज। क्यों डिक्रीज होता है? क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज करता है एज इलेक्ट्रॉन एंटर्स टू द डी ऑर्बिटल्स। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो न्यू होता है, जैसे स्कैंडियम से हम आगे की तरफ एक एक एलिमेंट तक होकर आगे आते हैं तो एक एक इलेक्ट्रॉन भी एंटर होता है और न्यूक्लियर का चार्ज भी इंक्रीज होता है। अब जो इलेक्ट्रॉन तो डी ऑर्बिटल में एंटर होगा और डी ऑर्बिटल का शील्डिंग इफेक्ट होता है पुअर। शील्डिंग मतलब कि वो न्यूक्लियर की फोर्स को रोकता नहीं है, इसलिए इसका साइज छोटा होता रहता है। और बीच में आकर जो एलिमेंट्स हैं इनके लिए ऑलमोस्ट एक जैसा ही साइज होता है, क्योंकि जैसे जैसे डी इलेक्ट्रॉन्स की गिनती ज़्यादा हो जाती है तो वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसलिए तो दोनों अपोजिंग फोर्सेस हैं, न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज कर गया और वहाँ पर स्क्रीनिंग इफेक्ट भी इंक्रीज कर गया, तो इसलिए साइज ऑलमोस्ट वही रहता है। तो एंड में जाकर साइज इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन्स की यहाँ पर गिनती और ज़्यादा हो गई है। डी में 7, 8, 9 तक इलेक्ट्रॉन्स आ गए हैं, इसलिए वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की रिपल्शन इंक्रीज हो जाती है, जिसके कारण के साइज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि जो सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज है, ठीक है, 4D एंड 5D जिनमें के ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, दे हैव सिमिलर एटॉमिक रेडियाई ड्यू टू लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन। लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन होने के साथ उनके एटॉमिक साइजेस ऑलमोस्ट सेम रहते हैं सेकेंड एंड थर्ड ट्रांजिशन सीरीज के। ये हम आगे जाकर एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या होती है लेंथेनॉइड कंट्रैक्शन, ठीक है। इसके बाद आता है मेटालिक करैक्टर। ऑल आर मेटालिक, क्योंकि इनकी जो आयनाइजेशन एंथैल्पीज लो होती हैं और इनके पास वेकेंट डी ऑर्बिटल्स भी होते हैं, ठीक है। इसके बाद बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है यहाँ पर कि इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन। मेल्टिंग पॉइंट्स एंड एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन जो है वो इनकी जनरली हाई रहती हैं। अब ये जो दोनों चीज़ें हैं, ठीक है, ये इनके लिए यहाँ पर हाई भी हो सकती हैं और लो भी हो सकती हैं, डिपेंड करती हैं ये नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स पर, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स होंगे उतनी ही स्ट्रॉन्ग मेटेलिक बॉन्डिंग बनेगी और उतना ही ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा और उतनी ही एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन हाई रहेगी। तो एटमाइजेशन एंथैल्पी का मतलब होता है कि किसी भी मेटल को उसके हमें एटम्स में या वहाँ पर ब्रेक करना है, मतलब सभी एटम्स जो कि फोर्सेस के साथ एक दूसरे के साथ जुड़े होते हैं मेटेलिक बॉन्ड्स के साथ, उनको वहाँ पर अलग अलग करना है, कितनी एनर्जी रिक्वायर्ड है, ठीक है। तो हाई मेल्टिंग पॉइंट एंड एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अब इनमें कुछ एक्सेप्शंस हैं कि जो जिंक एंड के जो इन सीरीज के जो एंड मेंबर्स हैं, जिंक, कैडमियम एंड द मरकरी, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स लो होते हैं, यानी कि ये सभी सॉफ्ट होते हैं। और जो मरकरी होता है आप लोगों को सबको पता है कि वो तो रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विड होता है। इसका रीज़न क्या है? क्योंकि इनके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होता। जिंक का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन में डी ऑर्बिटल कंप्लीटली फिल्ड है, तो अगर कंप्लीटली फिल होगा तो कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अनपेड इलेक्ट्रॉन आप लोग ऐसे सोल्व कर सकते हैं, ये डी में होते हैं 5 आगे बाद में ऑर्बिटल, तो इसमें हमें रखने हैं 10 इलेक्ट्रॉन, पहले एक एक रखेंगे, ठीक है, ये हो गए 5, फिर एक एक और रख देंगे 6, 7, 8, 9, 10, तो इसमें कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन यहाँ पर बिल्कुल नहीं है। सो इसलिए ऐसे ही ये जो यहाँ पर Mn है यानी कि मैग्नीज है, इसका जो मेल्टिंग पॉइंट अनएक्सपेक्टेडली लो होता है, क्योंकि इसकी हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, जिसके साथ ये जो है वो दूसरे एटम्स के साथ मेटेलिक बॉन्ड्स इफेक्टिवली नहीं बना पाता, इसलिए इसका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेडली लो है, ठीक है। तो ये बातें आप लोगों को याद रखनी है, ये आपको डायरेक्ट एग्जाम में रीजंस ही पूछे जाते हैं, तो आपको आंसर साथ में लिख देना है। इसके बाद आती है इन सभी की यहाँ पर आयनाइजेशन एंथैल्पीज। तो आयनाइजेशन एंथैल्पीज में भी कुछ रेगुलर बिहेवियर यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। हम यहाँ से कुछ एक्सेप्शंस को याद रख सकते हैं, जैसे कि Cr है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है 3d5 4s1, तो इसकी जो यहाँ पर फर्स्ट आयनाइजेशन एंथैल्पी होगी वो रहेगी लो, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ये वाला इजीली रिमूव होकर ये स्टेबल बन जाएगा हाफ फिल्ड होकर, ठीक है। बट इसकी जो सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी है वो बहुत ही हाई रहेगी, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होने के बाद वो स्टेबल हाफ फिल्ड हो चुका है, इसलिए दूसरा इलेक्ट्रॉन यहाँ से रिमूव कर पाना बहुत ही मुश्किल रहने वाला है, इसलिए, ठीक है। तो ऐसे इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से हम इनकी आयनाइजेशन एंथैल्पी के बारे में भी जानकारी ले सकते हैं। ऐसे ही सेम टू सेम आपको Cu के बारे में भी देखना है, ठीक है। कॉपर में भी आर्गन होता है 3d
10 एंड 4s1 होता है। इसमें भी आपको सेम बिहेवियर देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। तो ऐसे ही हमारे पास यहाँ पर Fe है। ठीक है, क्योंकि आप कह सकते हैं कि आयरन है, इसकी भी जो यहाँ पर थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी होती है वो लो होती है। थर्ड क्यों लो होती है? क्योंकि आयरन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या बनती है? आर्गन, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन्स हो गए, इसका एटॉमिक नंबर है 26, तो ये बन गया आगे 4s2 होते हैं और 3d में आएंगे 6। जब इलेक्ट्रॉन से रिमूव करने हैं, मतलब हमें Fe2 पॉजिटिव आयन बनाना है, तो सबसे पहले s वाले बाहर जाएंगे, तो ये वाले रिमेनिंग रह गए 3d6। अब इसको हाफ फिल्ड बनाने के लिए यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो जाएगा और ये बन जाएगा Fe3 पॉजिटिव आयन, यानी कि फेरिक आयन। ठीक है, फेरस से फेरिक, तो ये बन जाएगा हाफ फिल्ड स्टेबल। इसलिए जो इसकी थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी है IE3 वो लो होती है। ठीक है, ओके। तो नोट्स के साथ आप लोगों को वीडियो अच्छे से सुननी पड़ेगी, क्योंकि जितनी भी एक्स्ट्रा यहाँ पर चीज़ें होंगी इंपॉर्टेंट इसमें, वो मैं आपको इसमें बता दूंगा। तो आपको अपने नोट्स पर साथ में ही इन सभी की पॉइंट्स को नोट डाउन जरूर करना है। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो डी ब्लॉक एलिमेंट्स में ये जो सभी होते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट्स, दे शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। तो यही मेनली रीजन बनता है कि इनके एटॉमिक रेडियस या फिर आयनाइजेशन एंथैल्पीज में हमें कोई रेगुलर बिहेवियर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि इनमें क्या होता है कि इनमें जो यहाँ पर इनकम्प्लीट फिलिंग ऑफ डी ऑर्बिटल्स होती है, मतलब जो एक अंदर वाला शेल है, यानी कि जो यहाँ पर इनर डी ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, उनके यूज होने के साथ ये सभी बिहेवियर यहाँ पर चेंज हो जाता है। ठीक है, तो आपको एग्जाम में ये भी पूछा जा सकता है कि वाई ट्रांजिशन एलिमेंट्स शो वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। इसका मतलब क्या है कि जैसे कि Fe है, इसकी दो ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं, एक है +2 एक है +3। ऐसे ही और सभी एलिमेंट्स हैं, उनकी बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स बन जाती हैं, +1 2 +3 +4 +5। ठीक है, ये क्यों होता है? क्योंकि इनमें डी ऑर्बिटल्स जो हैं वो यहाँ पर इनकम्प्लीटली फिल हुए होते हैं और वो भी बोन फॉर्मेशन में यूज हो जाते हैं, जिसके साथ के यहाँ पर बहुत सारी ऑक्सीडेशन स्टेट्स इनकी शो हो सकती हैं। इनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें, ओनली स्कैंडियम जो सबसे पहला एलिमेंट है डज नॉट एग्जिबिट द वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स। स्कैंडियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ये है 4s2 3d1, ये अपने सभी इलेक्ट्रॉन एक साथ ही यूज कर लेता है और ओनली +3 ऑक्सीडेशन स्टेट ही दिखाता है। और इनमें 0 ऑक्सीडेशन स्टेट वाले भी कंपाउंड हैं, ये जो यहाँ पर OS मतलब ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं। ठीक है, जैसे कि निकल अपने साथ कार्बन मोनोक्साइड जो कि CO यानी कि कार्बोनाइल। ठीक है, तो मेटेलिक कार्बोनाइल्स यहाँ पर बन जाते हैं, तो इनको आप लिख सकते हैं मेटल कार्बोनाइल्स। ठीक है, तो इनमें इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स 0 रहती हैं। ऐसे ही यहाँ पर जो Mn है, मैग्नीज है, दिस शोज द ऑक्सीडेशन स्टेट्स फ्रॉम +2 से लेकर +7। सबसे ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट जो सबसे पहली सीरीज है उसमें यही दिखाता है, यानी कि मैग्नीज ही दिखाता है। ठीक है, वो +2 से लेकर +7 तक सभी ऑक्सीडेशन स्टेट में हमें मिल सकता है, अपने कंपाउंड्स बनाता है यानी कि। ओके, अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट रीजनिंग प्रॉब्लम आपको एग्जाम में पूछी जाती है, दैट इज जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं इनकी, यानी कि +6 +7 आर शोन इन ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स ओनली। वाई? ठीक है, सिर्फ ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स में ही हाई ऑक्सीडेशन स्टेट्स देखने को मिलती हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि बिकॉज ऑक्सीजन एंड फ्लोरीन जो है वो इनकी हाई इलेक्ट्रॉन एक्टिविटीज है एंड इनका साइज भी छोटा है, इसलिए ये किसी भी जो मेटल होता है, उस जो भी एलिमेंट है उसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को बना सकते हैं। ठीक है, सो दे ब्रिंग आउट हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन द ट्रांजिशन एलिमेंट्स बिकॉज दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एंड स्मॉल इन साइज। तो ये छोटा सा रीजन आपको याद हो जाएगा इसके साथ। ठीक है, ओके। तो आगे चलते हैं, इनके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में बात करते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने अगर थर्ड चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को अच्छे से रीड किया है तो आपको स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स के बारे में जरूर जानकारी होगी। जब हम किसी हाफ सेल यानी कि एक बीकर में आपने इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन विद इट्स रोड रखा हुआ है, उन दोनों में जो वहाँ पर पोटेंशियल का डिफरेंस बनता है, दैट इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यहाँ पर जो मोस्टली यूज होता है उसको हम ऐसे डिनोट करते हैं, ई नोड ऑफ M2 पॉजिटिव एंड M। इसका मतलब क्या है कि ये जो M2 पॉजिटिव आयन है, इसकी 2 इलेक्ट्रॉन्स गेन कर कर M बनने की कितनी टेंडेंसी है। ठीक है, इस रिएक्शन के होने की कितनी टेंडेंसी है, ये जो वैल्यू है इसको रिप्रेजेंट करती है।
अगर इसकी वैल्यू होगी लार्ज पॉजिटिव, मतलब ये जो आयन है ये बहुत ही जल्दी इलेक्ट्रॉन्स को यहाँ पर ऐड करवाएगा, गेन करेगा और खुद m में चेंज हो जाएगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट ये जो होगी +2 वो बिल्कुल नहीं स्टेबल रहेगी क्योंकि वो तो जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। सो ऑक्सीडेशन स्टेट इज नॉट स्टेबल, इज दैट m2 पॉजिटिव इज नॉट मच स्टेबल। ठीक है, ओके। ये जो ई नोड वैल्यूज होती हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यूज होती हैं, ये डिपेंड करती है एंथैल्पी ऑफ द सब्लिमेशन पर। ठीक है, सबसे पहले सॉलिड से हम बनाएंगे गैसियस जो एटम्स, फिर आयनाइजेशन एंथैल्पी, उसमें से इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाएगा और फिर उनकी होगी हाइड्रेशन, क्योंकि वो जब जाएंगे सोल्यूशन में तो उनकी वहाँ पर हाइड्रेशन होगी। ठीक है, तो इन सभी पर ये डिपेंड करेगी। अब इसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट रीजंस मैं आपको आगे बताता हूँ। तो यहाँ पर हमसे ये चीज़ पूछी गई है कि वाई ई नोड वैल्यू दैट इज m2 पॉजिटिव से जो m फॉर्म होने के यहाँ पर टेंडेंसी है फॉर कॉपर इज पॉजिटिव, यानी कि Cu2 पॉजिटिव से अगर हमें Cu बनाना है, इसकी जो ई नोड वैल्यू है इसकी वैल्यू कितनी है 0.34 वोल्ट, मतलब ये चीज़ हो सकती है। ठीक है, इसका हमें रीज़न बनाना है। नाउ बिकॉज ऑफ हाई एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट कॉपर सॉलिड टू कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस आयंस। ठीक है, क्योंकि हमें कॉपर के सॉलिड जो होते हैं उसको उसके आयंस में चेंज करने के लिए काफ़ी हाई एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, एंड इट इज़ नॉट बैलेंस्ड बाय इट्स लो हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो इसकी जो यहाँ पर हाइड्रेशन एंथैल्पी होती है लो। अब ये हाइड्रेशन एंथैल्पी क्या है कि ये जो आयंस हैं जब इनके साथ वाटर की इंट्रैक्शन होती है तो कितनी एनर्जी रिलीज होती है, वो होती है हाइड्रेशन एंथैल्पी। ठीक है, तो हमें कॉपर सॉलिड को कॉपर टू पॉजिटिव एक्वस में चेंज करवाने के लिए काफ़ी हाई एनर्जी चाहिए, बट इसकी जो हाइड्रेशन एंथैल्पी तो लो होती है जहाँ से एनर्जी यूज़ होनी है। देखिए ये जो हाइड्रेशन एंथैल्पी है ना, ये हमेशा रिलीज होने वाली है। ठीक है, ये हमेशा बाहर निकलेगी, मतलब इसके लिए जो एंथैल्पी चेंज का साइन होगा वो क्या रहेगा, नेगेटिव रहेगा। ठीक है, ये रिलीज होती है और ये जो एनर्जी है ये यहाँ पर अब्जॉर्ब होगी और दोनों एक दूसरे को बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, इसलिए इसकी वैल्यू क्या बन जाएगी, पॉजिटिव बन जाएगी। ठीक है, ये आपको अच्छे से याद कर लेना है रीज़न, दिस इज इनफ। ठीक है, ऐसे ही इसके बाद है सेकंड, यहाँ पर है कि वाई ई नोड वैल्यू ऑफ m3 पॉजिटिव एंड mn2 पॉजिटिव, यानी कि अब ये जो है वो ये जो इस आयन से एक इलेक्ट्रॉन गेन होकर m2 पॉजिटिव आयन बनने वाला है, इज मच मोर पॉजिटिव देन फॉर द Cr3 पॉजिटिव से अगर बने Cr2 पॉजिटिव, या फिर Fe3 पॉजिटिव से बने Fe2 पॉजिटिव। इसका मतलब क्या है कि ये जो Mn3 पॉजिटिव आयन है ये जल्दी इलेक्ट्रॉन गेन करता है देन दीज टू Cr3 पॉजिटिव एंड Fe3 पॉजिटिव, क्योंकि M2 पॉजिटिव किसी न किसी रीजन के साथ यहाँ पर स्टेबल होगा, इसलिए वो जल्दी से उस फॉर्म में चेंज हो जाता है। देखते हैं, अब देखिए ये जो Mn2 पॉजिटिव है इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, 3d5, यानी कि स्टेबल हाफ फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, इसीलिए इसकी वैल्यू काफ़ी हाई है। क्योंकि अगर होगा Mn3 पॉजिटिव, इसके पास होगा D4, तो वो जल्दी से एक इलेक्ट्रॉन अपने में गेन कर कर Mn2 पॉजिटिव बन जाएगा, ताकि वो क्या बन जाए, D5 बन जाए, मतलब कि स्टेबल हाफ फिल्ड हो जाए, इसलिए ऐसा होता है। और इसीलिए क्या होगा कि ये जो Mn3 पॉजिटिव है ये एक्ट करेगा एज ए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अब ये भी बात आप लोगों को याद रखनी है कि जितनी ई नोड वैल्यू हाई होगी उतना ही स्ट्रॉन्ग ये जो आगे वाला आयन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होगा। ठीक है, रिपीट करता हूं मैं, जितनी ई नोड वैल्यू हाई रहेगी आगे वाला आयन उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट रहेगा। ये बात आपको अच्छे से याद रखनी है। ठीक है, ओके, तो आगे चलते हैं। तो ये सब कुछ साथ में जरूर आपको नोट डाउन करना है, क्योंकि बहुत सारे रीजंस होते हैं जो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, तो वो आप लोगों को साथ में ही नोट डाउन करते जाना है। इसके बाद है कि कॉपर 1 कंपाउंड्स आर अनस्टेबल इन एक्वस सॉल्यूशन। कॉपर 1 मतलब कि Cu पॉजिटिव के जो होते हैं कंपाउंड्स वो जो एक्वस सॉल्यूशन में अनस्टेबल क्यों रहते हैं, क्योंकि कॉपर 1 जो है वो जब एक्वस सॉल्यूशन में आता है तो उसकी हो जाती है डिस्प्रपोर्शनेशन। डिस्प्रपोर्शनेशन का मतलब होता है कि किसी सेम सब्सटेंस की ऑक्सीडेशन भी हो जाए और रिडक्शन भी हो जाए इन द सेम रिएक्शन, यानी कि Cu पॉजिटिव आयंस दो एक दूसरे के साथ रिएक्ट होकर एक बना लेता है Cu2 पॉजिटिव, एक बना लेता है Cu। ठीक है, तो वो Cu2 पॉजिटिव आयन और Cu में चेंज हो जाते हैं। ठीक है,
तो डिसप्रपोर्शनेशन ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट मींस व्हेन वन ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम्स लेस स्टेबल, ये वाली बन गई लेस स्टेबल, एंड चेंजेस टू वन लोअर एंड वन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट। इसकी एक और एग्जांपल है, ये भी पेपर में बहुत बार पूछी जाती है कि MnO4 2 नेगेटिव है, जिसकी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर है 6, वो जब किसी एसिड के साथ रिएक्ट होता है तो वो बना लेता है MnO4 1 नेगेटिव, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट है 7 और साथ में MnO2 एंड वाटर। ठीक है, तो ये भी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोगों को याद रखनी है। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है कि वाई Cr2 पॉजिटिव इज रिड्यूसिंग एंड Mn3 पॉजिटिव इज ऑक्सीडाइजिंग when both have the d4 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ये हमने अभी अभी एक्सप्लेन किया था कि Mn3 पॉजिटिव क्या है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, बट Cr2 पॉजिटिव एक रिड्यूसिंग एजेंट है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसका रीजन आप लोगों को अच्छे से अभी यहाँ पर याद रखना है कि जो Cr2 पॉजिटिव होता है उसका रिड्यूसिंग बिहेवियर है। रिड्यूसिंग का मतलब क्या होता है कि वो अपना एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देता है बिकॉज इट्स इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन चेंजेस फ्रॉम 3d4 टू द 3d3। ठीक है, अब देखिए Cr2 पॉजिटिव में क्या होगा कि वो D4 से चेंज हो जाएगा D3 में। अब देखिए जब Cr का केस है तो D3 इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन स्टेबल होती है क्योंकि वो हाफ फिल्ड सबशेल बना लेती है T2G वाला। वो क्या होता है, अब देखिए कि ऑक्टाहेड्रल फील्ड के अंदर जब 6 लिगेंड्स इस आयन को अप्रोच करते हैं, मान लीजिए कोई 6 आयन्स इसके पास आ गए हैं, तो डी ऑर्बिटल में जो होते हैं 5 ऑर्बिटल, उनकी स्प्लिटिंग हो जाती है। एक लो एनर्जी के वहां पर बनते हैं शेल्स, एक बनते हैं हाई एनर्जी के शेल्स। तो अब इसमें अगर हम एक एक इलेक्ट्रॉन रखते हैं 1 2 3 तो ये बन जाती है T3 2Tg। ठीक है, 2G ये वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, यानी कि ये सभी हाफ फिल्ड शेल्स हैं, इसलिए ये वाला स्टेबल हो जाता है। इसलिए क्या होता है कि Cr2 पॉजिटिव चेंज हो जाता है इनटू Cr3 पॉजिटिव, एक इलेक्ट्रॉन अपना रिलीज कर कर। ठीक है, अब इसमें कौन सी है कन्फिग्रेशन, D3 कन्फिग्रेशन। ठीक है, इसके ऑपोजिट अगर हम यहाँ पर बात करते हैं दैट इज फॉर द हैं कि Mn, तो Mn3 पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन अपने में ऐड करवाता है, गेन करता है, और वो D5 बन जाता है क्योंकि वो वहां पर स्टेबल हाफ फिल्ड होता है इसलिए। ठीक है, आल्सो इनकी जो ई नोड वैल्यूज हैं वो भी आप लोग याद रखकर उसका भी यहाँ पर साथ में ही, उसको भी साथ में ही आप लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ई नोड वैल्यू इसकी है यहाँ पर +1.57, जो कि काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर हाई है, इसका मतलब ये इसमें जल्दी चेंज हो सकता है। इसकी वैल्यू के आगे साइन है नेगेटिव, इसका मतलब इससे इस आयन को बनाना काफ़ी मुश्किल है, बट ऑपोजिट चीज़ हो सकती है, यानी कि Cr2 से Cr3 पॉजिटिव बन सकता है। ठीक है, तो इसके बाद है कि हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इररेगुलर वेरिएशन ऑफ आयनाइजेशन एंथैल्पीज फॉर द फर्स्ट एंड सेकेंड इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट। जो मैंने आपको शुरू में भी बताया था कि जो आयनाइजेशन एंथैल्पी है उसमें एक इररेगुलर जो यहाँ पर वेरिएशन है वो क्यों होती है। दिस इज बिकॉज वेरिएशन इन डिग्री ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ डिफरेंट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कुछ आयंस जो हैं वो बन जाते हैं हाफ फिल्ड स्टेबल, कुछ बन जाते हैं कंप्लीटली फिल्ड स्टेबल, इसलिए इन सब की आयनाइजेशन एंथैल्पीज की जो वैल्यूज़ हैं उसमें एक इररेगुलर वेरिएशन होती है। एंड आल्सो जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव किया जाता है तो वो सबसे पहले S से रिमूव होते हैं और बाद में D आता है, और जिसके कारण के 4s एंड 3d की एनर्जीज जो हैं वो यहाँ पर अल्टर हो जाती है, यानी कि इनकी हाई और लो बाद में एनर्जीज हो जाती हैं जब इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव कर लिया जाता है। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर ऐसा होता है, और साथ में हम कुछ एग्जांपल्स दिखा सकते हैं कि जो Cr है उसकी सबसे पहली आयनाइजेशन एंथैल्पी लो है क्योंकि उसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव होकर वो बन जाएगा हाफ फिल्ड। ये मैंने आपको इससे पहले ही एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो ऐसे आपको यहाँ से रीजनिंग प्रॉब्लम्स जो है वो एग्जाम में पूछी जा सकती हैं। ठीक है, सो नाउ इसके बाद है प्रॉब्लम दैट इज आल्सो इम्पोर्टेंट, हाउ इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स इज डिफरेंट फ्रॉम द नॉन ट्रांजिशन एलिमेंट्स। मतलब जो डी ब्लॉक वाले एलिमेंट्स हैं उनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दूसरे एलिमेंट्स से कुछ अलग है, और क्यों अलग है। ठीक है, अब देखिए कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है ट्रांजिशन एलिमेंट्स की, ठीक है, इनमें अब क्या है कि जो हमारे S एंड P ब्लॉक के एलिमेंट्स हैं उनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं ओनली इन द आउटर मोस्ट शेल,
यानी कि जो सबसे बाहर वाला शेल यूज़ हो रहा है, चाहे वो 4s हो 4p हो, ठीक है ना, 3s हो 3p हो 2s 2p हो, उनके ही इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है ना, सभी बॉन्ड फॉर्मेशन में यूज़। बट जो हमारे डी ब्लॉक एलिमेंट्स हैं, इनमें जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन यानी कि जो सभी रिएक्शंस में यूज़ होने वाले हैं, वो एक तो आउटर मोस्ट शेल के होते हैं और साथ में ही डी ऑर्बिटल्स ऑफ द पेन अल्टीमेट शेल। ये क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि एक जो अंदर वाला शेल होगा, अगर 4s है तो कौन सा यूज़ होगा, 3d, उसको हम बोल देते हैं यहाँ पर पेन अल्टीमेट शेल, ठीक है। मेन शेल से एक शेल जो यहाँ पर ये अंदर वाला होगा, ठीक है ना, उससे एक ये पीछे वाला शेल होगा, वो भी इलेक्ट्रॉन साथ में ही यूज होते हैं, वो भी सभी यहाँ पर वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसलिए इनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दूसरे एलिमेंट से कुछ अलग रहती है, ठीक है। इसके बाद है कुछ और इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम्स, ये सभी रीजनिंग प्रॉब्लम्स प्लीज अच्छे से याद रख लीजिए। तो इसके बाद हमें पूछा गया है कि जो Mn है, दिस शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द +7 विद ऑक्सीजन, बट विद फ्लोरीन इट शोज द हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट ओनली +4। हमने इससे पहले ये बात रीड की थी कि जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो ऑक्साइड्स एंड फ्लोराइड्स में शो होती हैं। अब ऑक्सीजन तो यहाँ पर +7 वाली शो है, ठीक है ना, करवा सकता, बट फ्लोरीन के साथ सिर्फ होती है +4। इसका रीज़न हमें बताना है। इसका रीज़न सिंपल है, क्योंकि ऑक्सीजन हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को मल्टीपल बॉन्ड बनाकर स्टेबल करता है, जो कि फ्लोरीन के केस में बिल्कुल नहीं बन सकते, इसलिए ऐसा होता है, ठीक है। एक और है यहाँ पर प्रॉब्लम, दैट इज आल्सो इंपॉर्टेंट। द मेटल मेटल बॉन्डिंग इज मोर फ्रीक्वेंटली फाउंड इन द सेकेंड एंड द थर्ड सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स। सेकेंड एंड थर्ड सीरीज में हमें मेटालिक बॉन्ड्स देखने को मिलते हैं काफ़ी, ऐसा क्यों होता है, ठीक है। अब देखिए, दिस इज बिकॉज क्योंकि 4d एंड 5d एलिमेंट्स जो हैं वो कंपैरेटिवली लार्जर देन दोज ऑफ द 3d एलिमेंट्स। जो हमारी सबसे पहली सीरीज है, ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट्स की, उसमें यूज होते हैं यहाँ पर 3d शेल्स, बट बाद में यूज होते हैं 4d एंड 5d, उनका साइज भी इंक्रीज हो जाता है। द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स इन दीज एलिमेंट्स आर लूजली बाउंड, ठीक है, साइज इंक्रीज होने के साथ वो लूजली बाउंड होते हैं, एंड ईजिली फॉर्म द मेटालिक बॉन्ड्स, इसलिए ईजिली वहां पर मेटल मेटल बॉन्डिंग बन जाती है। तो मतलब मेन आपका याद रखने वाला यही सिंपल सा रीजन होता है कि वो लूजली बाउंड है तो मेटालिक बॉन्ड्स बनते हैं। लूजली क्यों बाउंड है, क्योंकि साइज बड़ा है, सिंपल सी बात है, ठीक है। तो ये सभी रीजंस आपको अच्छे से याद रखने हैं, ओके। तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स मोस्टली फॉर्म द कलर्ड आयंस। इनके जो आयंस होते हैं मोस्टली उनके अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, ऐसा क्यों होता है वो हमें अब यहाँ पर एक्सप्लेन करना है। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जो आयंस होते हैं या फिर उनके जो एटम्स होते हैं, उनके पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। अब देखिए कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर इससे पहले भी हमने एक चीज एक्सप्लेन की थी, वो क्या थी, इनके मेल्टिंग पॉइंट्स एंड एंथैल्पीज ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है। ये दोनों चीज़ें भी इनके अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर ही डिपेंड करेंगी, इनके जो अलग अलग रंग दिखेंगे वो भी इन पर ही डिपेंड करेंगे, आगे इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज है वो भी इन्हीं पर ही डिपेंड करेंगी। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स पर हमारी बहुत सारी चीज़ें डिपेंड हो रही हैं, मेल्टिंग पॉइंट, एंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन, ठीक है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ हैं, ऐसे ये सब कुछ इन्हीं पर ही एक्सप्लेन किया जाएगा। तो आगे मैं आपको इनको सोल्व करना भी ने की भी एक दो एग्जाम्पल्स हम इसमें सोल्व कर देंगे, तो आपको इनको सोल्व करना भी यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। सो देयरफॉर दे फॉर्म्ड द colored compounds because they absorb the energy from the visible light। जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है उन्होंने विजिबल जो एनर्जी है उनको अब्जॉर्ब करना है, एंड इलेक्ट्रॉन्स गेट्स प्रमोटेड फ्रॉम द वन एनर्जी लेवल टू अनदर इन द सेम डी सबशन। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर डी ऑर्बिटल्स की हो जाती है स्प्लिटिंग ऐसे। तो सेम डी जो यहाँ पर शेल होगा, मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर है, जब इसमें कोई भी एनर्जी ऐड होगी तो वो ऑक्साइड होकर यहाँ पर ऊपर चला जाएगा, ठीक है। इसलिए इनमें अलग अलग रंग देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये विजिबल स्पेक्ट्रम में से रेडिएशंस को ऑब्जॉर्ब करते हैं, और दिस इज नोन एज द डी डी ट्रांजिशंस। इसको हम क्या बोलते हैं, डी डी ट्रांजिशन, यानी कि डी ऑर्बिटल से ही डी ऑर्बिटल में ऑक्साइड हो जाना। ये भी एग्जाम में बहुत बार ही पूछा जाता है कि व्हाट आर द डी डी ट्रांजिशंस। अब जिस आयन के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स ही नहीं होंगे वो सभी क्या बनेंगे, दीज आर द कलरलेस। अगर आपको एग्जाम में आ जाए कि वाई जिंक 2 पॉजिटिव कंपाउंड्स या फिर Cu पॉजिटिव कंपाउंड्स या फिर स्कैंडियम 3 पॉजिटिव कंपाउंड्स आर द कलरलेस,
तो इसका आंसर क्या होगा, बिकॉज दे हैव नो अनपेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, अब इसके लिए सोल्व करते हैं स्कैंडियम। ठीक है, अब देखिए स्कैंडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है 21, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आर्गन 4s2 एंड 3d1, तो इसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स बाहर जाएंगे, 3 पॉजिटिव चार्ज है तो ये वाले सभी चले जाएंगे, तो स्कैंडियम 3 पॉजिटिव क्या बन जाएगा, ओनली आर्गन वाली इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ही रह जाएगी। अब इसके पास कोई भी अनपेड इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। अनपेड का मतलब होता है किसी एक ऑर्बिटल में ओनली सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन हो, क्योंकि उसमें 2 आ सकते हैं, सिर्फ एक रखा गया हो। ठीक है, ऐसे ही इनका मैग्नेटिक बिहेवियर है। ठीक है, सुनो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज, ये होंगे यहाँ पर पैरामैग्नेटिक, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड की ओर अट्रैक्ट करेंगे अगर इनके पास होंगे अनपेयर इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, जैसे कि Mn2 पॉजिटिव है, इसके पास होते हैं D में 5। अब देखिए D में यहाँ पर है 5, इसका मतलब क्या है, ये होते हैं 5 D ऑर्बिटल्स। ठीक है, इन सभी में एक एक इलेक्ट्रॉन हम पहले रखेंगे। अब अगर और होते तो हम यहाँ पर और रख देते, बट ये है हमारा D5, तो ये सभी अनपेयर्ड है। ठीक है, जो रूल होता है वो क्या होता है, सभी ऑर्बिटल में सबसे पहले एक एक रखना है। अगर और होते यहाँ पर, अगर मान लीजिए होते 6 या फिर 8, तो हम और रख देते। अब ये सभी अनपेयर्ड है, तो टोटल कितने बन गए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। अब इससे हम सोल्व कर सकते हैं स्पिन मैग्नेटिक मोमेंट, दैट इज म्यू इज इक्वल्स टू n इंटू n+2 का स्क्वायर रूट। तो यहाँ पर n क्या है, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वो यूज कर हम निकाल सकते हैं। इसके यूनिट्स बनेंगे बोहर मैग्नेटॉन। ठीक है, इसके बाद आता है कि दीज कैन फॉर्म द कॉम्प्लेक्सेस। ट्रांजिशन एलिमेंट्स क्या बना सकते हैं, कॉम्प्लेक्सेस। कॉम्प्लेक्सेस क्या होते हैं कि जब इनके साथ कोई दूसरे मॉलिक्यूल्स जिनके पास एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हों वो आकर कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स बना लेते हैं, तो वो यहाँ पर बन जाते हैं कॉम्प्लेक्सेस या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स बन जाते हैं। ठीक है, ये क्यों बनाते हैं, क्योंकि इनका साइज छोटा है, इनके पास हाई न्यूक्लियर चार्ज है, और सबसे इंपॉर्टेंट इनके पास अवेलेबिलिटी है वेकेंट डी ऑर्बिटल्स की। ये हमारा जो अगला चैप्टर होगा वो सभी इसी टॉपिक पर ही है। ठीक है, उसमें हम सभी कॉम्प्लेक्सेस की ही स्टडी करते हैं, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ओके, तो इसका रीजन आपको याद रखना है, ड्यू टू वाला, ये पूरा रीजन आपको एग्जाम में पूछा जाता है। ऐसे ही है कि इनमें बन सकते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इंटरस्टिशियल क्या होते हैं कि जब किसी मेटल में हमने कोई दूसरा एलिमेंट ऐड किया हो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड। इनके जो एटम्स होते हैं उनका साइज होता है लार्ज, उनके बीच जो यहाँ पर स्पेसेस बच जाती हैं, ये सभी एटम्स हैं, इनके बीच ये जो छोटी छोटी स्पेसेस एम्प्टी हैं, इनके बीच कुछ छोटे साइज के एटम्स जैसे कि कार्बन, बोरोन, हाइड्रोजन, ऐसे कुछ एटम्स यहाँ पर एंटर हो सकते हैं, इन स्पेसेस को ऑक्यूपाई किया जा सकता है। इन स्पेसेस को हम बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट्स, और जब इनमें कुछ और एलिमेंट एंटर हो जाते हैं तो ये बन जाते हैं इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। इसका रीजन साथ में बताया गया है, इसलिए ये इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स बना सकते हैं। ठीक है, सिंपल सी रीजन है, डायरेक्टली पेपर में पूछे जाते हैं, तो बस इसको याद कीजिए, अंडरस्टैंड कीजिए, तो आपका अच्छे से यहाँ से हो जाएगा। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सो नाउ इसके बाद है कि ट्रांजिशन एलिमेंट्स की बहुत सारी अलॉयज बनती हैं। तो यहाँ पर अलॉयज क्या होती हैं, मिक्सचर ऑफ 2 और मोर मेटल्स विद और सम नॉन मेटल्स। ठीक है, ये क्यों बन सकती हैं, क्योंकि इन सभी एलिमेंट्स के जो एटम्स के साइज ऑलमोस्ट एक जैसे होते हैं, सिमिलर होते हैं, तो इसलिए किसी भी दूसरे एलिमेंट इनमें से डी ब्लॉक में से के जो एटम्स हैं वो किसी दूसरे के एटम्स की जगह पर आ सकते हैं, उनको सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, इसलिए इनकी अलॉयज बन जाती हैं। जैसे कि ब्रास है, कॉपर और जिंक की अलॉय, ऐसे बहुत सारी एग्जांपल्स आपको देखने को मिल जाती हैं। ठीक है, इनकी बहुत सारी अलॉयज बनती हैं जो कि बहुत ही यूजफुल है हमारे लिए। ओके, इसके बाद है कि दीज एक्ट एज ए गुड कैटलिस्ट। ठीक है, ये गुड कैटालाइटिक प्रॉपर्टीज को शो करते हैं। ऐसा क्यों होता है, बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फॉर्म इंटरमीडिएट्स। ठीक है, किसी भी रिएक्शन में वो यहाँ पर इंटरमीडिएट बना सकते हैं। दे प्रोवाइड द लार्ज सरफेस एरिया फॉर द एब्जॉर्प्शन, जैसे कि निकल है, ठीक है, निकल या फिर प्लेटिनम को यूज़ किया जाता है जब हम किसी चीज़ की रिएक्शन करवाते हैं हाइड्रोजन गैस के साथ। ठीक है, इनके जो आयंस होते हैं वो रिएक्शन के अंदर ही अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसलिए इनको यूज़ किया जाता है एज ए कैटलिस्ट। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को याद रखनी है। कोई भी एग्जांपल आप साथ में दे सकते हैं, जैसे कि कोई भी रिडक्शन की एग्जांपल हो सकती है, या फिर आप यहाँ पर हैबर्स प्रोसेस वगैरह को
एज ए एग्जाम्पल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एग्जाम्पल आप यूज़ कर लें, उन सभी में जो हमारे कैटलिस्ट हैं वो कौन से होंगे, डी ब्लॉक एलिमेंट्स में से ही होंगे। ठीक है, इसके बाद है मैंने आपको कहा था कि हम कुछ अनपेड इलेक्ट्रॉन्स की एग्जाम्पल सोल्व करने वाले हैं, तो ये रही एग्जाम्पल। प्रेडिक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कलर्ड इन एक्वस सोल्यूशन। ठीक है, ये सभी आंसर हैं। एंड विच वन ऑफ दीज इज मोस्ट स्टेबल। तो इन सभी की पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बनाएं, इनके एटॉमिक नंबर्स आपको याद रखने हैं। ठीक है, उनसे आपको इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन बना लेनी है। तो ये काम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको याद मत कीजिए, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन को खुद बनाकर देखिए तो आपको अच्छे से आ जाएगी। अब डी ऑर्बिटल्स का ऐसा एक बॉक्स बनाएं, ठीक है, 5 वाला, तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स को रखते जाएं तो आपको यहाँ से जानकारी हो जाएगी कि किसके पास कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन हैं। ठीक है, अब इसके पास है 4, तो यहाँ पर आएंगे 1 2 3 4, तो इसके पास 4 के 4 ही अनपेड हैं। इसके पास है 2 1 2, ये भी सभी अनपेड हैं। इसके पास तो एक ही है, ये भी अनपेड और ये भी सभी अनपेड होंगे। तो ये सभी के सभी ही क्या बनाएंगे, कलर्ड आयंस बनाएंगे। ठीक है, और इनमें से सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा Cr3 पॉजिटिव, क्योंकि इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन क्या है, D3, जो कि T3 2T 2G वाली यहाँ पर फॉर्म कर लेगी, जिसके कारण कि वो स्टेबल होगा। ये मैंने ऑलरेडी आपको इससे पहले एक्सप्लेन किया है। ठीक है, तो ऐसे आपको इसका आंसर एक्सप्लेन करना है। तो आगे चलते हैं। तो सबसे पहले है कि प्रेपरेशन ऑफ द पोटाशियम डाइक्रोमेट। ठीक है, पोटाशियम डाइक्रोमेट का फार्मूला है K2Cr2O7। इसकी प्रेपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, हमारे पास होंगे 3 स्टेप्स, तो हम लोग 1 बाय 1 ईच स्टेप को एक्सप्लेन करते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्टेप है, उसमें क्या होगा कि कन्वर्जन ऑफ द क्रोमाइट ओर। ठीक है, क्रोमाइट ओर का फार्मूला क्या है, FeCr2O4। इसको हम लोग चेंज करेंगे इनटू द सोडियम क्रोमेट। अब देखिए, क्रोमेट में एक Cr है, हमें बनाना है डाई क्रोमेट Cr2O7। ठीक है, तो अभी हम क्या करेंगे, क्रोमाइट ओर को चेंज कर देंगे इनटू दी सोडियम क्रोमेट। पहले तो आप लोगों ने इतना याद कर लेना है। होना क्या है, नाउ क्रोमाइट ओर इज फ्यूज्ड विद सोडियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम कार्बोनेट। ठीक है, उसको फ्यूज यानी कि हीट कर दिया जाता है। ठीक है, तो इन द फ्री एक्सेस ऑफ द एयर, यानी कि ऑक्सीजन यूज होगी, सोडियम हाइड्रोक्साइड होगा और हमारी क्रोमाइट ओर होगी। इन सभी को ऐड कर कर हम लोग फ्यूज कर देंगे, हीट कर देंगे, तो हमें क्या फॉर्म हो जाएगा, सोडियम क्रोमेट Na2Cr O4, जो कि येलो कलर का सोल्यूशन बनेगा, और साथ में आयरन का ऑक्साइड एंड वाटर। अब देखिए, इन रिएक्शन को याद करने के लिए आप लोगों ने रेक्टेंट एंड प्रोडक्ट पहले याद कर लेने हैं। रेक्टेंट है हमारे पास क्रोमाइट और सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन। प्रोडक्ट्स है हमारे पास सोडियम क्रोमेट, आयरन ऑक्साइड एंड वाटर। क्लियर है, तो एक साइड की बैलेंसिंग याद कर लें 4 16 7, 4 16 7। दूसरी साइड फिर आप लोग उससे सोल्व कर सकते हैं। बैलेंसिंग करने की प्रॉब्लम होती है, एक साइड को याद कर लेना, दूसरी आप लोग उसी के अकॉर्डिंग मैच कर कर उसे बना लेना। ठीक है भी, तो अब हमारे पास आ चुका है येलो सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्रोमेट। अब इसको हम लोग चेंज करेंगे। नाउ सोडियम क्रोमेट को हम लोग चेंज करेंगे सोडियम डाइक्रोमेट में। ठीक है, उसके लिए हमें क्या करना है, येलो सोल्यूशन ऑफ द सोडियम क्रोमेट इज फिल्टर्ड and acidified with the concentrated sulfuric acid to give a solution from which the orange sodium dichromate can be crystallized। तो सिंपल है, हमने सोडियम क्रोमेट में ऐड करना है सल्फ्यूरिक एसिड, तो वो उसे चेंज कर देगा सोडियम क्रोमेट को सोडियम डाइक्रोमेट में, और साथ में क्या बन रहा है, सोडियम का सल्फेट और वाटर। ये रिएक्शन तो इजीली याद हो जाएगी। ठीक है, तो हमने अगले स्टेप में क्या किया, सोडियम क्रोमेट से सोडियम डाइक्रोमेट बना लिया है। अब हमारा सिर्फ एक ही स्टेप है यहाँ पर बचता कि हमें सोडियम की जगह पर पोटाशियम अटैच करना है। उसके लिए सिंपली हम लोग क्या करेंगे, सोडियम डाइक्रोमेट में ऐड कर देंगे पोटाशियम क्लोराइड, तो वो क्या करेगा, सोडियम को रिप्लेस कर देंगे विद पोटाशियम, तो हमें पोटाशियम डाइक्रोमेट मिल जाएगा, जिसके के ऑरेंज कलर के क्रिस्टल्स होते हैं वो कूल करने पर सेपरेट हो जाएंगे। ठीक है भी, तो ऐसे आप लोग 3 स्टेप्स में बना सकते हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट। तो इसकी पूरी प्रैक्टिस करें, ये बहुत ही बार एग्जाम में आता है। आप लोगों को डायरेक्ट भी पूछ सकते हैं, इसमें से कोई रिएक्शन पूछ सकते हैं, या फिर आइडेंटिफाई वाली जो फॉर्म होती है कि आपको कुछ स्टेटमेंट बनाकर दी होगी, आपको कहा होगा कि ये A B C और कंपाउंड्स के नाम और इनकी रिएक्शंस लिखें,
तो ऐसी फॉर्म में ये प्रॉब्लम एग्जाम में पूछी जाती है। ठीक है अभी, तो आगे चलते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट की कुछ और प्रॉपर्टीज को रीड आउट करते हैं। इसके बाद इफेक्ट ऑफ पीएच ऑन दी क्रोमेट एंड डाइक्रोमेट आयंस। ठीक है, पीएच का इफेक्ट इन पर क्या होता है, दिस इज आल्सो मोस्ट इंपॉर्टेंट। तो क्या है कि डाइक्रोमेट आयन इन वाटर यानी कि इन एक्वस सोल्यूशन, ठीक है, चेंजेस टू दी क्रोमेट आयन। ठीक है, अब देखिए होता क्या है, अगर इसमें हम लोग एसिड ऐड करते हैं, पीएच को डिक्रीज करते हैं, ठीक है, तो एसिड यानी कि H पॉजिटिव आयन यहाँ पर इंक्रीज हो जाएंगे, तो ये रिएक्शन बैकवर्ड हो जाएगी, तो डाइक्रोमेट आयन फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, यानी कि सोल्यूशन का कलर येलो से ऑरेंज हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम इसमें बेस ऐड करते हैं तो रिएक्शन फॉरवर्ड होगी और फॉरवर्ड होकर फिर यहाँ पर क्रोमेट आयन बनना शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमने यहाँ पर बताया है कि डाइक्रोमेट एंड द क्रोमेट आयंस आर इंटर कन्वर्टेबल इन द एक्वस सॉल्यूशन डिपेंडिंग अपॉन द पीएच ऑफ द सॉल्यूशन। ओके अभी, ठीक है, तो ये दोनों रिएक्शंस आप लोगों ने वैसे भी याद रखनी है, ठीक है ना, सेपरेटली भी हम लोग इन्हें याद रख सकते हैं, ऐसे भी आप लोगों को पूछी जा सकती है कि क्रोमेट आयन डाइक्रोमेट आयन में हम ऐड करेंगे बेस तो फॉर्म हो जाएगा क्रोमेट आयन। क्रोमेट आयन में इसमें ये वाला है इस तरफ, क्रोमेट आयन में एसिड ऐड करेंगे तो बन जाएगा डाइक्रोमेट आयन। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट रिएक्शंस हैं, ये आप लोगों ने जरूर याद करनी है। ठीक है, छोटी छोटी रिएक्शंस हैं। ओके अभी, तो चार्ज इन दोनों पर सेम होता है, 2 नेगेटिव एंड 2 नेगेटिव, सिर्फ Cr का चेंज है, यहाँ पर 2 Cr है इसीलिए ये डाइक्रोमेट और 7 ऑक्सीजन, यहाँ पर 1 Cr और 4 ऑक्सीजन है। दोनों में ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप लोग सोल्व करेंगे तो आपको Cr यानी कि यहाँ पर क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +6 ही मिलने वाली है। ठीक है, +6 इन बोथ केसेस। ओके अभी इतना क्लियर है। ठीक है, इसके बाद हम लोग रीड आउट करते हैं द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द पोटाशियम डाइक्रोमेट इन एसिडिक मीडियम। ठीक है, अब देखिए एसिडिक मीडियम में क्या होता है कि जो पोटाशियम डाइक्रोमेट है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है +6, ये चेंज हो जाता है इनटू Cr3 पॉजिटिव आयन, यानी कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी बन जाती है +3। अब देखिए चेंज यहाँ पर क्या आ रहा है, ठीक है ना, कितना चेंज हुआ है बाय 3, बट हमारे पास Cr2 है तो 2 Cr के लिए टोटल कितना चेंज होगा 2 × 3 यानी कि 6 का। तो यहाँ से आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होने हैं, 6 इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि डाइक्रोमेट आयन में अगर हम ऐड करते हैं 6 इलेक्ट्रॉन तो वो बन जाता है Cr3 पॉजिटिव। अब यहाँ पर एसिडिक सोल्यूशन है तो हम लोग चार्ज बैलेंस करने के लिए H पॉजिटिव आयंस को ऐड करते हैं और दूसरी तरफ पर हाइड्रोजन बैलेंस करने के लिए हम लोग H2O को ऐड करते हैं। तो ये आपकी जो मेन रिएक्शन बन जाती है, दिस इज द ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऑफ द पोटाशियम डाइक्रोमेट इन दी एसिडिक मीडियम। तो वो 6 इलेक्ट्रॉन गेन कर Cr3 पॉजिटिव बन जाता है। क्लियर है अभी? ठीक है, तो अब इसका ऑक्सीडाइजिंग एक्शन अलग अलग जो होते हैं सब्सटेंसेस उन पर क्या क्या होता है वो हम लोग यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। अब ये देखिए ये सभी रिएक्शंस एक जैसी हैं। अगर आपको एक बार अंडरस्टैंडिंग हो गई तो आप इन्हें ईजिली सोल्व कर पाएंगे, बिल्कुल सिंपल सा काम है। ये एक मेन रिएक्शन है, इसको आप लोगों ने ज़रूर अच्छे से याद रख लेना है। अब इसी को यूज़ कर हम बाकी सभी रिएक्शंस बना लेंगे। अब सबसे पहले है ऑक्सीडेशन ऑफ द आयोडाइड टू द आयोडीन। आपको इतना याद हो कि इस चीज़ की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनता है। अब देखिए आयोडाइड होते हैं ये वाले आयन, ठीक है, तो आयोडीन ने एक इलेक्ट्रॉन अपने में गेन किया हुआ है, दैट इज द आयोडाइड आयन। तो आयोडीन बनती है I2। अब देखिए एक आयोडाइड आयन, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करता है तो वो I बन जाती है। ठीक है, नॉर्मल। तो I तो स्टेबल नहीं होती, तो हमें I2 बनाने के लिए यहाँ पर 2 आयोडाइड आयन और 2 इलेक्ट्रॉन यूज़ करने पड़ते हैं। ठीक है, तो हमारी मेन रिएक्शन ये बनने वाली थी। ठीक है अभी, अब इसमें क्या है कि हमें ऊपर चाहिए कितने इलेक्ट्रॉन, 6। तो हमें इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दिया विद 3, तो ये हमारी इक्वेशन क्या बन जाएगी, 6 आयोडाइड आयन 3 × I2 एंड 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। अब ये रिएक्शन और ये रिएक्शन, इन दोनों को आप लोगों ने ऐड कर देना है। अब इन दोनों को ऐड करने पर क्या हमें आंसर यहाँ पर मिलने वाला है कि जो टर्म्स बोथ साइड पर हैं, यानी कि 6 इलेक्ट्रॉन
6 इलेक्ट्रॉन, ये आपस में सोल आउट हो गए। ठीक है, तो बाकी सब कुछ ऐड हो जाएगा, इस तरफ 1 2 3, उस तरफ 1 2 3। तो ये सब कुछ हमने यहाँ पर नोट डाउन कर दिया है। तो आपकी ओवरऑल रिएक्शन मिल जाएगी आपको। एग्जाम में ये रिएक्शन आती है, ठीक है, ये इनको सोल्व करने का मेथड है। आपको इसका आंसर पूछा जाएगा सीधा, तो आप लोग इन दो रिएक्शंस को सोल्व कर ऐड कर ये आंसर बना सकते हैं। क्लियर है अभी? तो सिमिलरली आपको आयरन 2 पॉजिटिव का भी यहाँ से पूछा जा सकता है। अब देखिए Fe2 पॉजिटिव में से एक इलेक्ट्रॉन जाएगा तो Fe बन जाएगा 3 पॉजिटिव। तो हमें चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन, तो हमने इस इक्वेशन को मल्टीप्लाई करवा दिया बाय दी 6। और अब इस इक्वेशन को और जो हमारी ये वाली इक्वेशन थी यही सेम यूज़ करनी है हर बार। इन दोनों को अब हमने यहाँ पर ऐड कर देना है। फिर से ये जो 6 इलेक्ट्रॉन हैं ये इसके साथ सोल आउट हो गए। तो यहाँ पर अब हमारे पास क्या क्या है, डाइक्रोमेट आयन 14H पॉजिटिव और साथ में आ जाएंगे प्लस 6 Fe2 पॉजिटिव। ठीक है, तो ऐसे ही हमारे पास आ जाएगा सिमिलरली दूसरी साइड पर 2 Cr3 पॉजिटिव 7 H2O और यहाँ पर आ गया 6 Fe3 पॉजिटिव। तो ये हमने सब कुछ यहाँ पर उतार दिया है। तो ऐसे आपकी ये मेन रिएक्शन बन जाएगी। तो हर रिएक्शन को ऐसे ही सोल्व करना है। जैसे कि अगली एग्जांपल में है हमारे पास यहाँ पर SN2 पॉजिटिव से बनते हैं SN4 पॉजिटिव। तो 2 इलेक्ट्रॉन का चेंज हुआ है, तो हमें इनको करना होगा मल्टीप्लाई बाय दी 3 ताकि हमारे पास बन जाए 6 इलेक्ट्रॉन। तो हमने इसको मल्टीप्लाई करा दिया बाय 3। अब इस रिएक्शन को और इस रिएक्शन को आपस में हम लोगों ने ऐड किया तो हमें ये वाली ओवरऑल रिएक्शन मिल गई। ठीक है, ओके। अभी तो ऐसे ही सिमिलरली आप लोग एक और एग्जांपल यहाँ पर सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, वो है सल्फाइड, यानी कि S2 सल्फाइड आयन से बन जाता है सल्फर। तो 2 इलेक्ट्रॉन बाहर आएंगे, इसको भी हमने फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई है कर देना बाय दी 3। तो हमें ये इक्वेशन मिल जाएगी। यहाँ पर हाइड्रोजन भी यूज़ हुए हैं इसलिए उसको हमने H पॉजिटिव में चेंज कर दिया। इसको जो हमारी मेन रिएक्शन थी उसके साथ ऐड करने पर ये मिलेगा। अब देखिए अगर 6H पॉजिटिव इस साइड भी हैं और 14H पॉजिटिव इस साइड भी हैं, इसको हम लोग सोल्व कर देंगे जैसे हम लोग नॉर्मल इक्वेशन सोल्व करते हैं ना। ये वाले 6H पॉजिटिव इस साइड पर आकर हो जाएंगे सब्ट्रैक्ट, तो यहाँ पर बच जाएगा 8H पॉजिटिव। तो ये आप लोगों का एंड रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो ऐसे हमने इसकी 1 2 3 4, ठीक है, 4 एग्जाम्पल्स हमने इसकी सोल्व की हैं। ये चारों एग्जाम्पल्स आप लोगों ने अच्छे से सोल्व आउट कर लेनी है। आपको सीधा एंड रिजल्ट पूछा जाएगा बट वो ऐसे याद नहीं होते, तो आपको ऐसे इनको सोल्व करना एक बार सीख लेना है। तो अगर आपने सोल्व कर लिया तो आपको ईजिली ये सभी रिएक्शंस आ जाएंगी। ओके, अभी तो आगे है इनकी स्ट्रक्चर्स के बारे में। ठीक है, तो ये होता है क्रोमेट आयन, जिसकी स्ट्रक्चर होती है यहाँ पर टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर होती है और सभी बॉन्ड इक्विवेलेंट होते हैं। ठीक है, दिस इज दी क्रोमेट आयन। डाइक्रोमेट आयन में 2 टेट्राहेड्रल यूनिट्स होती हैं और एक जो बीच वाला यहाँ पर CrO बॉन्ड होते हैं उनमें एंगल होता है 126 डिग्री। ये बॉन्ड होता है 179 पिकोमीटर का और बाकी के सभी बॉन्ड जो CrO के हैं वो सभी होते हैं 163 पिकोमीटर के। बाकी सभी सेम होते हैं, ये दोनों अलग होते हैं। ठीक है, तो ये इनकी स्ट्रक्चर के बारे में है। एक दो और इम्पोर्टेंट रिएक्शंस हैं पोटाशियम डाइक्रोमेट में से। सबसे पहली है क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट। ये यूज़ किया जाता है फॉर द कन्फर्मेशन ऑफ द क्लोराइड आयंस। ठीक है ना, Cl आयंस जो होते हैं उनको अगर हमने करना हो कि ये आयंस प्रेजेंट हैं, उसके लिए कोई ऐसी रिएक्शन जिसके साथ हम लोग श्योर हो जाएं कि इसमें क्लोराइड आयन ही प्रेजेंट है, उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करते हैं, क्लोरीन कंटेनिंग जो साल्ट होता है उसको हम लोग हीट करते हैं विद द पोटाशियम डाइक्रोमेट एंड दी कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, उससे क्या होगा, उससे एक रेड कलर के फ्यूम्स बनेंगे। वो रेड फ्यूम्स होते हैं क्रोमाइल क्लोराइड के। अगर वो फॉर्म हो जाते हैं तो हमें श्योर हो जाता है कि वहाँ पर क्लोराइड आयंस ही प्रेजेंट हैं। तो इसकी रिएक्शन हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, पोटाशियम डाइक्रोमेट है, क्लोराइड वाला साल्ट है हमारा सोडियम क्लोराइड, साथ में है H2SO4। इनको रिएक्ट कर कर हमें ये बन जाता है यहाँ पर CrO2Cl2, दैट इज़ दी क्रोमाइल क्लोराइड। और साथ में है KHSO4 पोटाशियम बाइसल्फेट एंड दी सोडियम बाइसल्फेट एंड वाटर। ठीक है, फिर से मैं आपको यही बताऊंगा कि रिएक्टेंट प्रोडक्ट्स के नाम पहले याद करें, नाम याद कर कर उनके फार्मूलाज बनाएं। उसके बाद इसको आप लोगों ने करना है बैलेंसिंग के लिए एक साइड के कोफिशिएंट याद कर जाएं। यहाँ पर तो इजी है,
146, ठीक है। दूसरी साइड आप लोग उससे सोल्व आउट कर पाएंगे। क्लियर है। इसके अलावा होता है एक्शन ऑफ हीट ऑन द पोटाशियम डाइक्रोमेट। पोटाशियम डाइक्रोमेट को अगर हम लोग हीट करते हैं तो वो डिकम्पोज होकर पोटाशियम क्रोमेट एंड Cr का ऑक्साइड Cr2O3 विद ऑक्सीजन, तो इनमें ये डिकम्पोज हो जाता है, यानी कि डिसप्रपोर्शनेशन यहाँ पर इसकी जो है वो यहाँ पर हो जाती है, ठीक है। तो ये भी आप लोगों ने रिएक्शन याद रखनी है। ओके अभी तो ये थी सभी रिएक्शंस पोटाशियम डाइक्रोमेट के बारे में। अब हम लोग ऐसे ही रीड आउट करेंगे पोटाशियम पर मेगानेट के बारे में, ठीक है। उसका भी सेम चलेगा, उसकी प्रेपरेशन करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन करेंगे, सभी कुछ ऐसे ही हमें उसके बारे में भी रीड आउट करना है। तो आ गया है हमारे पास पोटाशियम पर मेगानेट, दैट इज द KMnO4, ठीक है। तो KMnO4 की प्रेपरेशन के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, सबसे पहला स्टेप होगा दैट इज द पायरोल्यूसाइट ओर, दैट इज MnO2, जिसका फार्मूला होता है पायरोल्यूसाइट ओर है, उसमें थी क्रोमाइट ओर। इसको हम लोग चेंज करेंगे टू द पोटाशियम मेगानेट, ठीक है। हमें बनाना है पर मेगानेट। KMnO4 यहाँ पर क्या बनेगा, K2MnO4, यानी कि चार्ज अलग अलग होगा। इस पर चार्ज रहेगा 2 नेगेटिव, और जो हमें बनाना है उस पर हमें चार्ज चाहिए ओनली 1 नेगेटिव, ठीक है भी। अंडरस्टैंड हो रहा है भी, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि पायरोल्यूसाइट ओर को फ्यूज कर देंगे विद पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, यानी कि कास्टिक सोडा या फिर पोटाशियम कार्बोनेट, इनमें से एक यूज कर लें। इन द प्रेजेंस ऑफ एयर और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट्स के KNO3 या फिर KClO4, पोटाशियम क्लोरेट वगैरह, ठीक है। तो इससे हमें क्या मिलेगा, ग्रीन कलर का मास मिल जाएगा पोटाशियम मेगानेट का, K2MnO4। अब रिएक्शंस देखिए आप लोग दोनों ही याद रखिए, क्योंकि आपको इसमें से एक एक रिएक्शन भी पूछ लेते हैं एक नंबर में, ठीक है ना, सिंगल रिएक्शन भी पूछी जा सकती है। तो दिस इज दी MnO2 पायरोल्यूसाइट और में से पोटाशियम हाइड्रोक्साइड एंड ऑक्सीजन, इसको हीट करेंगे, ये चेंज हो जाएगा इनटू दी K2MnO4 और साथ में बन जाएगा वाटर। या फिर अगर हम इसमें ऐड कर देते हैं KNO3, तो KNO3 चेंज हो जाएगा KNO2 में, और यहाँ पर MnO2 से क्या बनेगा, K2MnO4, ठीक है भी। तो ऐसे आप लोग पोटाशियम बना सकते हैं, पोटाशियम मेगानेट। अब इसको हमने चेंज करना है, इसकी ऑक्सीडेशन करवानी है, ठीक है, टू फॉर्म द पोटाशियम पर मेगानेट। अब देखिए एक तो यहाँ पर है सिंपल स्टेप के K2MnO4 डिसप्रपोर्शनेट्स इन द न्यूट्रल और एसिडिक सोल्यूशन टू गिव द पर मेगानेट आयंस, ठीक है। अगर हम उसमें यहाँ पर एसिड ऐड कर देते हैं तो वो खुद ब खुद ही डिसप्रपोर्शनेट होकर अपना जो है वो ऑक्सीडेशन स्टेट्स को चेंज कर कर बना लेता है पर मेगानेट आयन। तो हमने MnO4 के चार्ज है 2 नेगेटिव, ये है हमारा पोटाशियम मेगानेट आयन, ठीक है ना, ओनली मेगानेट आयन। इसमें हमने ऐड कर दिया एसिड, तो वहाँ से बन गया हमारे पास पर मेगानेट आयन। MnO4 के साथ चार्ज है 1 नेगेटिव, और साथ में MnO2 है और H2O है, ठीक है। ये है एक डिसप्रपोर्शनेशन रिएक्शन, जिसमें कि सेम सब्सटेंस ऑक्सीडाइज भी होता है और रिड्यूस भी होता है। ऐसी रिएक्शन को हम लोग डिसप्रपोर्शनेशन बोलते हैं। एक तो ये मेथड है, यहाँ पर फॉर्म हो चुका है, इसके साथ सिर्फ पोटाशियम अटैच करना है, KMnO4 है ये हमारा, ठीक है। और इसके अलावा अगर हम यहाँ पर देखें कि इसको इंडस्ट्रीज़ में कैसे बनाते हैं, इंडस्ट्रीज़ में हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक ऑक्सीडेशन करते हैं, ठीक है, जो इस आयन की, ठीक है ना, मेगानेट आयन की ऑक्सीडेशन की जाती है बाय द इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड। तो ये चेंज हो जाता है इनटू दी पर मेगानेट आयन विद एक इलेक्ट्रॉन लॉस कर कर, और दूसरी साइड पर H पॉजिटिव होता है, ठीक है, वो 2 इलेक्ट्रॉन गेन कर कर हाइड्रोजन बना लेता है। अगर हम इसको भी 2 के साथ मल्टीप्लाई करवा कर, ठीक है, तो इन दोनों रिएक्शंस को अगर हम यहाँ पर ऐड करेंगे तो हमें ओवरऑल आंसर ये मिल जाएगा, ठीक है। हमने यहाँ पर पोटाशियम आयंस भी यूज़ कर लिए हैं, तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं यहाँ पर पोटाशियम पर मेगानेट आयंस, ठीक है। तो ये आप लोगों ने यहाँ तक याद रखना है। तो ऐसे हमारी हो जाएगी प्रेपरेशन ऑफ द पोटाशियम पर मेगानेट KMnO4, ठीक है। अब हम लोग इसके बारे में कुछ और है, इसका एक प्रेपरेशन का वे। उसके लिए क्या है कि अगर हमने पोटाशियम पर मेगानेट को बनाना हो इन द लेबोरेटरी,
उसके लिए हम लोग क्या यूज़ करेंगे, पोटाशियम पर मेगानेट इज प्रिपेयर्ड बाय ऑक्सीडाइजिंग ए मैग्नीज 2 साल्ट, मतलब Mn2 पॉजिटिव वाले जो साल्ट होते हैं उसकी ऑक्सीडेशन के लिए हम लोग क्या यूज़ कर रहे हैं, पर ऑक्सो डाइसल्फेट। ठीक है, उसका फार्मूला क्या है, H2O हुए हैं यहाँ पर 8 अटैच और चार्ज है 2 नेगेटिव। इसके साथ हम लोग ऑक्सीडेशन है यहाँ पर Mn2 पॉजिटिव साल्ट्स की ऑक्सीडेशन करवाएंगे, तो वहाँ से हमें ऑब्टेन हो जाएगा MnO4 1 नेगेटिव, यानी कि KMnO4। ठीक है भी, तो ऐसे भी आप लोग KMnO4 को बना सकते हैं। अदरवाइज अगर आप लोगों को प्रेपरेशन पूछी जाती है, ठीक है, तो आपने सिर्फ ये 2 स्टेप एक्सप्लेन करने हैं। एक जो ऊपर वाला है जिसमें आप लोगों ने K2MnO4 को यहाँ पर प्रिपेयर किया है, और सेकंड ये जो थी यहाँ पर रिएक्शन, यहाँ तक आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है। अगला जो है ये जो यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक हमने एक्सप्लेन किया है मेथड, ये अगर आपसे स्पेशल पूछा जाए तो ही आप लोगों ने एक्सप्लेन करना है, और ऐसे ही अगर ये आपसे यहाँ पर स्पेशल पूछी जाएगी रिएक्शन तो ही आप लोगों ने एक्सप्लेन करनी है। ठीक है, इतना क्लियर है। इसके बाद है एक्शन ऑफ हीट। ठीक है, हीट करने पर KMnO4 डिकम्पोज हो जाता है, जैसे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट हुआ था वैसे ही KMnO4 भी डिकम्पोज होकर K2MnO4 बना लेता है, और MnO2 एंड O2। ठीक है, तो इसमें ये ब्रेक हो जाता है डिकम्पोज होकर, KMnO4 से क्या बन जाएगा, K2MnO4, और साथ में MnO2, और ऑक्सीजन गैस यहाँ से रिलीज होने वाली है। ठीक है भी, ओके। अब इसका भी ऑक्सीडाइजिंग एक्शन होता है, जैसे कि पोटाशियम डाइक्रोमेट का हमने रीड किया है। सिमिलरली इसमें भी हम लोग ऐसे ही करेंगे। अब देखिए Mn की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है यहाँ पर +7, और यहाँ पर चेंज हो गई है +2, तो चेंज कितना हुआ है, बाय 5। तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन ऐड होंगे, 5 इलेक्ट्रॉन। एसिडिक सोल्यूशन है तो हमने H पॉजिटिव ऐड कर दिए टू बैलेंस द चार्ज, और दूसरी तरफ H2O ऐड कर दिया। ये जो रूल्स होते थे ना आपको, कैसी आयनिक जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन की रिएक्शंस को बैलेंस कैसे करते हैं एसिडिक मीडियम में, बेसिक मीडियम में, ये आपको रिडॉक्स रिएक्शन में थे। इसके ऊपर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई हुई है, अगर आप लोग रूल सीखना चाहते हैं तो उसको एक बार सुन लेना, तो आपको अच्छे से आ जाएंगे। ठीक है, बाकी यहाँ पर इतना याद भी रख लेंगे तो भी अच्छा है। तो अब इसमें भी सेम होगा, सबसे पहले Fe2 पॉजिटिव टू Fe3 पॉजिटिव, यानी कि फेरस साल्ट टू फेरिक साल्ट। ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन होता है लॉस, तो हमने उसको 5 के साथ मल्टीप्लाई करवा दी, तो 5 के साथ मल्टीप्लाई कराकर हम इसमें इन दोनों रिएक्शन को यहाँ पर ऐड कर देंगे, तो हमें ये आंसर मिल जाएगा। ठीक है, और सिमिलरली यहाँ पर आयोडाइड आयन से आएगा यहाँ पर आयोडीन। अब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमें चाहिए यहाँ पर 5, तो हमने इसको मल्टीप्लाई है करवाया बाय दी 5, और इसको जो हमारी मेन रिएक्शन थी इसको हमने मल्टीप्लाई करवाना है विद 2, ताकि इलेक्ट्रॉन्स बोथ साइड पर सेम हो जाएं। यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन्स हो गए हैं, 10, तो यहाँ पर हम लोग 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, यहाँ पर भी हो जाएंगे 10। फिर इन दोनों रिएक्शंस को ऐड कर देना है, तो ऐड करेंगे 2MnO4, यहाँ पर हो जाएंगे 16H पॉजिटिव। ठीक है, और यहाँ पर 2Mn2 पॉजिटिव, और यहाँ पर 8H2, और साथ में ये दोनों आ जाएंगे। ऐसे आप लोग इसे ऐड कर कर सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए इसको प्रैक्टिस कीजिए, ठीक है ना, जब तक आप लोग खुद नहीं सोल्व करेंगे ना उतना टाइम ये आपको अंडरस्टैंडिंग अच्छे से यहाँ पर होने नहीं वाली। ठीक है, तो इसको खुद सोल्व कीजिए, खुद इसकी प्रैक्टिस कीजिए, तो आपको बिल्कुल ईजी काम है अभी। ठीक है, तो अगर आप लोग एक बार सीख गए तो आप इसको खुद कहेंगे कि ये तो हमें सबसे ईजी मतलब फील हो रहा है ये वाला पूरा कॉन्सेप्ट। ठीक है, इसमें से रिएक्शंस आ जाती हैं एग्जाम में, अगर आपको याद है तो आप लोग उसको बहुत ही ईजिली वे से वहाँ पर सोल्व आउट कर पाएंगे। तो ऐसे ही सिमिलरली चेंज हो जाते हैं सल्फाइड टू सल्फर, उसमें से भी 2 इलेक्ट्रॉन आने थे, हमने 5 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया। इसको जो हमारी मेन इक्वेशन है इसको करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई, उन दोनों को ऐड कर देंगे। सिमिलरली NO2 आयंस दैट इज दी नाइट्राइट टू दी नाइट्रेट, इसमें भी इसमें भी यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स का चेंज होना था। ठीक है, तो यहाँ पर चेंज होगा बाय दी 2 इलेक्ट्रॉन्स का यहाँ पर भी चेंज होगा ऑक्सीडेशन स्टेट के अकॉर्डिंग। तो इसको भी हमने करवाया है 5 के साथ मल्टीप्लाई, मेन रिएक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई। अब देखिए जब इन दोनों को हमने यहाँ पर ऐड किया ना, अब यहाँ पर चेंज क्या करना है ये बात आप लोगों ने ख्याल में रखनी है। यहाँ पर ना ऑलरेडी 5 ऑक्सीजन का है गैप, इस साइड पर होंगे टोटल 15 ऑक्सीजन, यहाँ पर होंगे टोटल 10 ऑक्सीजन। तो हमने जब इसको 2 के साथ मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पर 8H2O है ना, तो वो 5 ऑक्सीजन हम यहाँ से डिक्रीज कर देंगे। यहाँ पर 8 की बजाय हम कितना लिखेंगे 3H2O।
अब यहाँ पर है 6 हाइड्रोजन, तो यहाँ पर भी हम लोग 16 H पॉजिटिव की बजाय लिखेंगे 6 H पॉजिटिव। अगर ऑक्सीजन ना सेम हो तो आपको ये छोटा सा चेंज खुद यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा, ठीक है भी। तो ऐसे ही सिमिलरली जो हमारी यहाँ पर 5वीं एग्जाम्पल है दैट इज दी ऑक्सोलेट आयन चेंज हो जाते हैं कार्बन डाइऑक्साइड में। इसमें भी आए हैं हमारे पास 10 इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीजन सेम है तो कोई इशू नहीं है, तो आप लोग मेन रिएक्शन को 2 के साथ मल्टीप्लाई करवाकर इसमें ऐड कर देंगे तो आपको आंसर मिल जाएगा, ठीक है। तो सभी के ऑक्सीडाइजिंग एक्शन ऐसे ही है, प्रैक्टिस का मेन काम है, प्रैक्टिस कर लें भी अच्छे से, ठीक है। इसके अलावा एक दो रिएक्शन इसकी और हैं। ये तो था ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन दी एसिडिक मीडियम, ये वाला पूरा। अब हम लोग ये 2 रिएक्शंस यहाँ पर सोल्व करेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एक्शन इन दी न्यूट्रल मीडियम। न्यूट्रल में क्या होता है कि MnO4 नेगेटिव +7 ऑक्सीडेशन स्टेट से Mn चेंज होता है MnO2 यानी कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट में। तो फिर चेंज कितना आया है 3 का, तो इसमें 3 इलेक्ट्रॉन्स होंगे। इसका एक्शन है अपॉन द सोडियम थायोसल्फेट दैट इज द S2O3 2 नेगेटिव टू द सोडियम सल्फेट। इसमें थायोसल्फेट आयन से फॉर्म हो रहा है सल्फेट आयन, तो ऑक्सीडेशन स्टेट आप इसमें S की सोल्व करेंगे, यहाँ पर आएगी +2, तो यहाँ पर है +6, तो चेंज कितना हुआ 4 का। तो यहाँ पर 2S थे, ठीक है, 4 का चेंज हुआ है, तो यहाँ पर 2S थे तो हमने 2 के साथ उसको है यहाँ पर करवा दिया मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब यहाँ पर 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, यहाँ पर है हमारे पास 3 इलेक्ट्रॉन, तो इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे विद 8, इसको करवाएंगे विद 3, फिर इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है। अब इन दोनों को ऐड करने के बाद हमें ये वाला आंसर मिलेगा, ठीक है। ऐड करने के बाद रूल क्या होता है, हमें चार्ज बैलेंस करना होता है। अब यहाँ पर चार्ज कितना है 8 और ये बन गया 3 × 2 -6 दैट इज दी -14, ठीक है। अब दूसरी साइड पर चार्ज तो बस यही है ना, 6 × 2 -12, तो इसलिए हमने यहाँ पर चार्ज हमें कितना चाहिए था -2, क्योंकि फिर ये दोनों चार्ज एक जैसे होंगे, इसलिए हमने यहाँ पर ऐड कर दिए 2 हाइड्रोक्सल आयन, क्योंकि दिस इज इन द न्यूट्रल मीडियम, तो हम लोग इसे यूज़ कर सकते हैं। अब यहाँ पर 2 हाइड्रोजन आ चुके हैं, उसके लिए हमने यहाँ पर एक H2O ऐड कर दिया, तो ऐसे आप लोग रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा आप लोग अगर प्रैक्टिस करते हैं तो आपको ईजिली ये सब कुछ समझ आ जाएगा, ओके। अभी एक रिएक्शन ऐसी और है इन दी अल्केलाइन मीडियम यानी कि बेसिक मीडियम, उसमें भी सेम चेंज होता है, MnO4 से MnO2 बनता है, 3 इलेक्ट्रॉन गेन करते हैं। यहाँ पर क्या होगा कि आयोडाइड की ऑक्सीडेशन होकर क्या बनेंगे आयोडेट्स, तो यहाँ पर HiO3 बनता है दैट इज दी आयोडिक एसिड, इसके आयन को बोल देते हैं आयोडेट्स। तो यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे बाय 2। ये 6 कैसे हैं, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, इसमें आयोडीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होगी +5, तो क्या चेंज आया है 6 इलेक्ट्रॉन्स का, इसलिए यहाँ पर आया है 6। इसको करेंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई ताकि यहाँ पर भी 6 हो जाएं, इन दोनों को फिर आप लोगों ने ऐड कर देना है, तो हमें ये एंड रिजल्ट मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमने चार्ज बैलेंसिंग के लिए 2 OH आयंस ऐड किए इस तरफ, और 2 हाइड्रोजन के लिए यहाँ पर H2O ऐड किया है, ठीक है अभी। तो ये बात को आप लोगों ने ध्यान से अंडरस्टैंड करना है कि इन अल्केलाइन मीडियम आयोडाइड चेंजेस टू दी आयोडिक या फिर आयोडेट्स। और अगर हम यहाँ पर बात करेंगे नॉर्मल जो एसिडिक सोल्यूशन वाली एग्जांपल थी, एसिडिक सोल्यूशन में आयोडाइड चेंजेस टू दी आयोडीन, ठीक है। तो ये दोनों अलग अलग हैं, इसको आप लोगों ने ध्यान में रखना है कि आपको H पॉजिटिव वाली पूछी गई है रिएक्शन, ठीक है। ऐसे यहाँ पर एक साइड आपको है ना पेपर में दी होती है, अगर H पॉजिटिव है तो आयोडाइड का बना दे आयोडीन। अगर MnO4 वाले के साथ आपको वहाँ पर पूछा गया है दैट इज दी H2O है, अगर H2O है, ठीक है, आई जो यहाँ पर आयोडाइड आयन के साथ, तो आपने बनाना है यहाँ पर आयोडेट, ठीक है भी। इसका ध्यान रखना, यहीं पर मिस्टेक होती है। तो ऐसे ही इन दोनों की स्ट्रक्चर सेम होती है दैट इज दी टेट्राहेड्रल, ठीक है। तो बाकी आप लोग इनके बारे में रीड कर सकते हैं। ये होता है ग्रीन कलर का मैग्नेट आयन, इस पर चार्ज है 2 नेगेटिव, इस पर चार्ज है 1 नेगेटिव। ये होता है यहाँ पर पर्पल कलर का। इनमें क्या बने होते हैं, पाई बॉन्डिंग हुई होती है बाय द ओवरलैपिंग ऑफ द p ऑर्बिटल्स ऑफ द ऑक्सीजन विद d ऑर्बिटल्स ऑफ द मैग्नीज। अब देखिए इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है, ठीक है, जिसके बाद ये टॉपिक हमारा हो जाएगा ख़त्म। अब देखिए दोनों ही साइड पर, चाहे आप लोग डाइक्रोमेट और क्रोमेट आयन की बात कर लें, चाहे आप लोग MnO4 वाले आयंस की बात कर लें, दोनों में ही
अगर हम Cr वाले में बात करें तो Cr की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है 6 पॉजिटिव, जिसमें कि D में 0 इलेक्ट्रॉन आता है। तो इसका मतलब D में कोई इलेक्ट्रॉन है नहीं, तो उसमें डी ट्रांजिशन तो हो नहीं सकती। ठीक है, सो देयर आर नॉट एनी टाइप ऑफ द डी ट्रांजिशन। सो देयर फोर उनके जो पर्पल या फिर जो भी इनके रंग बनते हैं, येलो ऑरेंज वगैरह, वो क्यों बनते हैं, उनका रीज़न आपसे पूछा जा सकता है कि यहाँ पर डी ट्रांजिशन तो हो नहीं सकती, बट फिर भी इनके सब ये जो सभी हैं आयंस, इनके अलग अलग रंग होते हैं, ये क्यों होते हैं। ठीक है, सो दिस कैन बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ द चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना। तो इसमें क्या अप्लाई होगा, चार्ज ट्रांसफर फिनोमिना, मोमेंटरली चार्ज ट्रांसफर होता है फ्रॉम द लिगेंड टू द मेटल एटम, यानी कि ऑक्सीजन टू द Cr एटम, यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, जो Cr के एम्प्टी डी ऑर्बिटल्स होते हैं उनमें, जिसके साथ के जो वहाँ पर वेवलेंथ वगैरह अब्जॉर्ब होती है, ठीक है, उस एनर्जी के अकॉर्डिंग, उसी के साथ इनके अलग अलग रंग बनते हैं। क्लियर है अभी। तो यही सेम रीज़न आप लोग Mn के केस में भी एक्सप्लेन कर सकते हैं कि Mn के केस में भी सेम होता है। MnO4 जो नेगेटिव है उसका होता है यहाँ पर कलर पर्पल। दिस इज आल्सो ड्यू टू द चार्ज ट्रांसफर फ्रॉम द हाईएस्ट एनर्जी मोलिकुलर ऑर्बिटल इन वन ऑफ द MnO बॉन्ड टू एन एम्प्टी डी ऑर्बिटल ऑफ द Mn, यानी कि लिगेंड टू मेटल यहाँ पर चार्ज ट्रांसफर होता है, जिसके कारण इन सभी आयंस के डिफरेंट कलर्स बनते हैं। ठीक है अभी, तो ये बात आप लोगों ने ज़रूर याद रखनी है, इस पर बेस्ड एमसीक्यूज भी पूछे जाते हैं पेपर में। सुनो, अब है इनके कुछ ऑक्साइड्स के बारे में। तो इनके बहुत सारे ऑक्साइड्स बनते हैं और इनके ऑक्सो यहाँ पर अनायंस बनते हैं, जिसमें से कुछ इंपॉर्टेंट आपको याद रखने वाली ये बातें हैं कि जो स्कैंडियम है उसका सिर्फ यही एक ऑक्साइड बनता है, MO। जो यहाँ पर हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ऑक्साइड्स होंगे वो सभी एसिडिक होंगे, जैसे कि CrO3 या फिर Mn2O7, ये दोनों यहाँ पर एसिडिक बनेंगे। और जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले होंगे वो सभी बेसिक बनेंगे। ये दोनों इंपॉर्टेंट बातें हैं, याद रखनी है आप लोगों को। ठीक है, तो ये सभी बनेंगे बेसिक और ये सभी बनेंगे यहाँ पर एसिडिक। ठीक है, तो इसमें कुछ इनके ऑक्सीडाइजिंग बिहेवियर के बारे में एक हमें रीजनिंग प्रॉब्लम है यहाँ पर ये पूछी जा रही, उसको एक्सप्लेन करते हैं। ध्यान से रीड कीजिए इस प्रॉब्लम को। हाउ वुड यू अकाउंट फॉर द इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर इन दिस सीरीज। इनकी इंक्रीजिंग ऑक्सीडाइजिंग पावर है, यानी कि सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर MnO4 नेगेटिव आयन के पास है और उससे लो इन सभी के पास है। ऐसा क्यों होता है? ठीक है, दिस इज ड्यू टू इंक्रीजिंग स्टेबिलिटी ऑफ द स्पेसिस विद द लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल एटम टू विच दे आर रिड्यूस्ड। क्योंकि जब ये अपना ऑक्सीडाइजिंग एक्शन दिखाते हैं, ठीक है, तो इनकी खुद की रिडक्शन होती है, तो रिड्यूस होकर इनकी जो लो ऑक्सीडेशन स्टेट बनती है वो काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होती है। तो जो MnO4 नेगेटिव है वो रिड्यूस होकर ये बना लेता है, Mn2 पॉजिटिव में चेंज होता है +7 से, तो इसकी ये वाली ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल है। ऐसे ही ये सभी रिड्यूस होकर जो भी स्टेट्स बनाते हैं, जिसकी जितनी लो है उतना ज़्यादा वो स्टेबल है। इसलिए इसकी 2 है, इसकी 3 है, इसकी 4 है, ये सबसे लो वाला है, ये सबसे ज़्यादा स्टेबल बनेगा। तो इसका मतलब ये सबसे स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग यहाँ पर एजेंट रहेगा। तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखनी है। ठीक है, तो ये तो अब आप लोगों को खुद अच्छे से बाद में इनकी प्रैक्टिस करें, याद करें इनको। ठीक है, तो ही आपका अच्छे से ये टॉपिक स्ट्रॉन्ग होने वाला है। ठीक है, थोड़े से इसमें रीज़न जो कुछ ऐसे हैं कि जो आपको एक तो बार दोबारा रिपीट करने पड़ेंगे, बार बार इनको सुनना पड़ेगा, तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे। इसके बाद है कि द लोएस्ट ऑक्साइड ऑफ द ट्रांजिशन मेटल्स इज बेसिक। जो हमने ऊपर देखा था कि लो ऑक्सीडेशन स्टेट वाले बेसिक हैं और जो यहाँ पर हायर वाले हैं वो या तो एसिडिक हैं या फिर एम्फोटेरिक है। इन लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट्स मेटल बिहेव लाइक मेटल्स एंड मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। क्योंकि लो ऑक्सीडेशन स्टेट में वो बिहेवियर अपना जो है वो कंप्लीटली मेटेलिक रखते हैं। ठीक है, जैसे ही ऑक्सीडेशन स्टेट इंक्रीज होती है, इट्स मेटेलिक करेक्टर डिक्रीजेस ड्यू टू द डिक्रीज इन साइज। जितनी ज़्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट उतना छोटा साइज, उतना लो मेटेलिक करेक्टर, और वो नॉन मेटेलिक हो जाते हैं या फिर एस मेटेलिक हो जाते हैं। इसके कारण उनके ऑक्साइड एसिडिक और एम्फोटेरिक बन जाते हैं। क्योंकि मेटेलिक ऑक्साइड्स होते हैं बेसिक, आप लोग ऐसे याद रख सकते हैं MOB, मेटेलिक ऑक्साइड्स आर बेसिक। तो लो ऑक्सीडेशन स्टेट रहेगी तो मेटेलिक ऑक्साइड्स रहेंगे तो वो बेसिक रहेंगे। ठीक है, तो ये कुछ रीजंस आपको अच्छे से याद करने हैं।
सो नाउ यहाँ तक था आपका डी ब्लॉक एलिमेंट्स। इसके बाद अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इसमें से एफ ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो एफ ब्लॉक एलिमेंट्स में से सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक रहने वाला है हमारा एंथेनोइड कंट्रैक्शन के बारे में, ठीक है। तो इनमें क्या होता है कि जो आखिरी इलेक्ट्रॉन होता है वो यहाँ पर एंटी पेन अल्टीमेट, यानी कि बाहरला जो सबसे शेल है उसके पीछे का दूसरा जो होगा शेल उसके एफ ऑर्बिटल में ही एंटर होते हैं, ठीक है। इनकी जनरल इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन कुछ ऐसी होगी, NS2, उसके बाद एक जो होगा पीछे वाला D, और उससे एक पीछे वाला जो F यूज हुआ होगा, यानी कि जैसे कि 4F, ठीक है, 5D और 6S, ठीक है। ऐसे ही 5F, 6D एंड 7S, ऐसे ये यूज होते हैं। तो इसके साथ हमारे पास ये दो बन जाती हैं एफ ब्लॉक में सीरीज, एक बनती है 4F सीरीज, एक बनती है 5F सीरीज। और जो यहाँ पर है 4F सीरीज उसका नाम है यहाँ पर लैंथेनोइड्स, क्योंकि ये एक एलिमेंट आता है लैंथेनम जिसका एटॉमिक नंबर होता है 57। उसके बाद सभी इलेक्ट्रॉन इस 4F में एंटर होना शुरू हो जाते हैं। जो इसके यहाँ पर 14 एलिमेंट हैं वो शुरू होते हैं सीरियम से लेकर ल्यूशेटियम तक, ठीक है, सीरियम से लेकर ल्यूशेटियम तक, 58 से लेकर 71। बट इसकी स्टडी भी इनके साथ ही होती है क्योंकि इनका बिहेवियर कुछ एक जैसा ही है। ऐसे ही अगली सीरीज आती है इसमें जो दूसरी है, दैट इज यहाँ पर है एक्टेनोइड्स, जो कि 5F ऑर्बिटल्स की यहाँ पर फिलिंग होती है। और ये एक एलिमेंट है यहाँ पर एक्टेनियम। इसके बाद आते हैं जो कि थोरियम से शुरू होकर लॉरेंसियम तक है, ठीक है, थोरियम से लेकर लॉरेंसियम तक, 90 एटॉमिक नंबर से 103 तक, ठीक है। सो ये मैंने आपको ऑलरेडी ही यहाँ पर बता दिया है कि इनकी स्टडी भी इनके बीच ही इंक्लूड की जाती है। तो आगे इनके बारे में कुछ और इन्फॉर्मेशन देखते हैं, इनकी कुछ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हैं। सो नाउ यहाँ पर है हमारे पास 4F सीरीज जो कि हमने अभी भी रीड किया था, दैट इज द एंथेनोइड्स। तो ये सभी उसके एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। इसमें जो हमारे पास रफली 4F, 5D और यूज होते हैं 6S, ठीक है। तो S में मोस्टली इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, मोस्टली इसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स ही रहेंगे, ठीक है। और जो D है इसमें या तो रहेगा 0 या रहेगा 1 इलेक्ट्रॉन, और जो F है इसमें रहेंगे 0 से लेकर 14 तक, सॉरी 1 से लेकर 14 तक, ठीक है। ये वाला एलिमेंट एक्सेप्शन है क्योंकि ये तो सिर्फ इंक्लूड किया गया है, इसमें F में इलेक्ट्रॉन नहीं एंटर होता, ठीक है। तो इसमें से जो हमने यहाँ पर अंडरलाइन किए हैं, जैसे कि ये है CE, दैट इज द सीरियम, बाद में EU है, बाद में है यहाँ पर TB वाला एलिमेंट, और एक यहाँ पर एंड में है YB। इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन आपको जरूर याद रखनी है क्योंकि इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट्स के बारे में पूछा जा सकता है, ठीक है। क्योंकि जैसे ये वाला है, इसमें ये वाले 2 इलेक्ट्रॉन जाएंगे और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से जाएंगे, तो ये +4 ऑक्सीडेशन स्टेट भी दिखा सकता है, ठीक है। ऐसे ही ये जो यहाँ पर EU है इसमें से ओनली यही 2 जाएंगे, तो ये बनाएगा +2, क्योंकि F यहाँ पर हाफ फिल्ड हो गया है, उसके पास 7 इलेक्ट्रॉन बन गए हैं, क्योंकि F में टोटल इलेक्ट्रॉन सेंटर हो सकते हैं 14, तो हाफ फिल्ड पर वो स्टेबल हो जाता है। ऐसे ही जो यहाँ पर है सीरियम, ठीक है, तो सीरियम के यहाँ पर हैं 4 इलेक्ट्रॉन बाहर, 2, 1, 3, 4, ये 4 के 4 ही रिमूव कर सकते हैं, तो ये भी +4 ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है, ठीक है। इसके अलावा इनकी कुछ जो जनरल ऑक्सीडेशन स्टेट्स होती हैं वो मोस्टली यहाँ पर +2, +3 वगैरह ही शो होती हैं, +3 ऑक्सीडेशन स्टेट इनमें सबसे ज़्यादा शो होती है, ठीक है। तो आगे इनमें कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो हम यहाँ पर एक्सप्लेन करते हैं। तो ठीक है, तो इनकी कुछ जर्नल रिएक्शंस हैं यहाँ पर हमें दी गई, ये आप लोगों ने खुद यहाँ पर रीड करनी है। जैसे कि इसके ऑक्सीजन के साथ मिलकर ये वाले ऑक्साइड बनते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही इसकी ये कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। ऐसे ही इनकी रिएक्शंस हम यहाँ पर सल्फर के साथ, कार्बन के साथ, या फिर कह सकते हैं कि यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ, ये सभी एक्सप्लेन की जा सकती हैं, ठीक है। बट मे बी इस साल के सिलेबस में उन्होंने यहाँ पर एंथेनोइड्स का टॉपिक सिलेबस में बताया है, बट उनकी रिएक्शंस के बारे में नहीं बताया है। तो ये रिएक्शंस आपके जो यहाँ पर एग्जामिनेशन के अकॉर्डिंग इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, तो इनको स्किप किया जा सकता है, ठीक है। बट इनके जो यहाँ पर हाइड्रोक्साइड्स का बेसिक नेचर है ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। सो नाउ बेसिक कैरेक्टर ऑफ देयर हाइड्रोक्साइड्स, इनके हाइड्रोक्साइड्स बेसिक होते हैं, ठीक है, विच आर स्ट्रोंगर बेसिस देन एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड बट वीकर बेसिस देन द CaOH2, that is the calcium hydroxide. So as the ionic size decreases from lanthanum 3 positive to the lutetium 3 positive, मतलब कि शुरू से सीरीज के एंड तक जो आयनिक साइज है वो छोटा होता रहता है,
एंड जिसके साथ के बेसिक करेक्टर आल्सो डिक्रीजेस। तो जो सबसे आगे वाला एलिमेंट है दैट इज लैंथेनम, उसका जो हाइड्रोक्साइड होगा वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेस है और जो एंड वाला है उसका बनेगा वीकेस्ट बेस। तो ये आपको जरूर याद रखना है, ये बहुत बार ही एग्जाम में आपको पूछा गया है। ठीक है, तो आगे चलते हैं। सुनाओ, इससे पहले मैंने आपको बताया था कि हम आगे जाकर एक्सप्लेन करने वाले हैं यहाँ पर एंथेनोइड कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक फ्रॉम कहते हैं कि एफ ब्लॉक एलिमेंट्स। ठीक है, इसमें क्या है कि जो इनका एटॉमिक एंड आयनिक रेडियई है उसमें एक स्टेडी डिक्रीज आता है, मतलब वो रेगुलरली डिक्रीज ही होता है अलोंग द लैंथेनोइड सीरीज ऑफ द लैंथेनोइड एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर इज कॉल्ड द लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। ये जो स्टडी डिक्रीज है इनके आयनिक और एटॉमिक रेडियई में विद इंक्रीज इन एटॉमिक नंबर, दिस इज कॉल्ड लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। तो सीरियम से लेकर ल्यूशेटियम तक एटॉमिक रेडियई चेंज होता है 183 पिकोमीटर से लेकर 173 पिकोमीटर तक। ऐसे ही इनका जो यहाँ पर आयनिक रेडियई है वो भी चेंज होता है। ये चेंज बहुत ही आप कह सकते हैं कि स्मॉल है, बट रेगुलरली यहाँ पर डिक्रीज हमें देखने को जरूर मिलता है। ठीक है, तो आप इसका जो यहाँ पर ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है, अगर वो आप लोग किसी भी बुक में से रीड कर देखेंगे या फिर वहाँ से उसे ऑब्जर्व करेंगे तो इसका ग्राफ आपको ऐसा कुछ देखने को मिलेगा अप्रोक्सीमेटली। तो ऐसे इसमें एक डिक्रीज होता है रेगुलरली। ठीक है, अब इसका आपको एग्जाम में पूछा जाएगा कि इसका रीज़न क्या है, कोज क्या है, ये आपको अच्छे से याद रखना है। कोज ऑफ द लैंथेनोइड कंट्रैक्शन, इसका क्या कोज है, ध्यान से इसको अंडरस्टैंड कीजिए। देखिए, अब विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर, जैसे जैसे हम सीरीज में आगे मूव करते हैं एटॉमिक नंबर इंक्रीज करता है, मतलब कि न्यूक्लियर चार्ज जो है वो इंक्रीज करेगा, जिसके साथ के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज एक्सपीरियंस्ड बाय ईच 4f इलेक्ट्रॉन इंक्रीजेस। जो 4f में इलेक्ट्रॉन सेंटर हो रहे हैं उन पर जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो भी इंक्रीज करता है, क्योंकि इनका पुअर शील्डिंग इफेक्ट होता है। ठीक है ना, 4f इलेक्ट्रॉन्स एक दूसरे के साथ शील्डिंग इफेक्ट जो है वो दिखाते हैं पुअर, मतलब कि वो न्यूक्लियर की फोर्स को रास्ते में रोक नहीं सकते, तो इसलिए इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होता है। एज ए रिजल्ट 4f इलेक्ट्रॉन शेल्स कॉन्ट्रैक्ट्स, इसलिए वो छोटा हो जाता है और साइज डिक्रीज होता है। हाउएवर डिक्रीज इज वेरी स्मॉल, ये मैंने आपको ऊपर ही बता दिया था। इसका जो मेन रीजन यहाँ पर क्या बनता है कि 4f इलेक्ट्रॉन्स का पुअर शील्डिंग इफेक्ट है, जिसके कारण के इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, ड्यू टू द पुअर शील्डिंग इफेक्ट। ठीक है, जिसके कारण के वहां पर हमें एक ग्रेजुअल डिक्रीज इन साइज देखने को मिलता है, दैट इज कॉल्ड द लैंथेनोइड कंट्रैक्शन, और ये हो गया इसका कोज। अब इसके साथ क्या क्या हमें फिनोमिनास देखने को मिलते हैं, दैट इज द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ द लैंथेनोइड कंट्रैक्शन, ये भी बहुत बार एग्जाम में पूछे गए हैं। तो सबसे पहला जो हमने स्टार्टिंग में एक्सप्लेन किया था कि सेकेंड एंड द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज यानी कि 4D एंड 5D वाली have similar properties as their atomic sizes and atomic radii are also similar due to the lengthenoid contraction। इसके अलावा जो हमने अभी एक्सप्लेन किया था बेसिक करेक्टर ऑफ देयर हैं कि हाइड्रोक्साइड्स, वो भी आप इसके साथ ही एक्सप्लेन कर सकते हैं। उसके अलावा नाउ इसके अलावा क्या है कि जितने भी लैंथेनोइड्स होते हैं उन सभी की प्रॉपर्टीज एक जैसी होती हैं, क्योंकि उनके साइज में बहुत ही स्मॉल डिफरेंस है और उनका साइज एक रेगुलरली डिक्रीज हो रहा है। ठीक है, तो अब इसके साथ आपको ये भी पूछा जा सकता है कि वाई जिरकोनियम एंड हाफनियम हैव सिमिलर साइजेस, क्योंकि जिरकोनियम हमें मिलता है इन द सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, ये होती है यहाँ से सेकेंड ट्रांजिशन सीरीज, और ये हमें मिलता है इन द थर्ड ट्रांजिशन सीरीज। तो इन दोनों के साइजेस एक जैसे हो जाते हैं, इसलिए जिरकोनियम एंड हाफनियम के साइजेस एक जैसे होते हैं। और ऐसे ही ये भी और ऐसी एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मोलिब्डेनियम एंड द W से क्या होता है टंगस्टन। इन सभी के ही हमें साइजेस यहाँ पर एक जैसे देखने को मिलते हैं। इन सभी का आंसर एक ही है, सिंपल सा, दैट इज लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो अगर आपको इन सभी में से किसी का भी रीजन यहाँ पर पूछा जाए कि इनकी जो बेसिक करेक्टर होता है वो डिक्रीज क्यों करता है अलोंग द सीरीज, या फिर इन सभी की जो प्रॉपर्टीज हैं वो सेम क्यों होती हैं, या फिर जो सेकेंड एंड थर्ड सीरीज के जो प्रॉपर्टीज हैं वो क्यों सेम होती हैं, सबका रीजन लैंथेनोइड कंट्रैक्शन। ठीक है, तो ये है इनके कॉन्सिक्वेंसेस। ठीक है, तो ऐसे ही इनके कुछ यूजेस हैं जिसमें कि आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट है
कि इनकी एक हम बना सकते हैं दैट इज alloy, दैट इज कॉल्ड द मिश मेटल विच कंसिस्ट अप टू 95% ऑफ द लेंथेनोइड मेटल्स। अब देखिए ये जो होते हैं सभी लेंथेनोइड, इनकी सेपरेशन बहुत ही मुश्किल होती है, इसलिए इन सभी को एक साथ ही यूज कर लिया जाता है। एंड विद 5% ऑफ देखते हैं कि यहाँ पर आयरन विद सम अदर एलिमेंट्स, ठीक है। इनके और यूजेस आप लोग अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग रीड कर सकते हैं, बट एग्जाम में सिर्फ आपको यही पूछा जाएगा अबाउट द लेंथेनोइड कंट्रैक्शन। तो इसके बाद आते हैं एक्टेनोइड्स, जिनको कि इस साल सिलेबस में से हटा दिया गया है। तो वैसे आप लोग एक्टेनोइड्स के बारे में जरूर रीड कर सकते हैं, उनको मैंने नोट्स में उनके बारे में इंट्रोडक्शन वहाँ पर दी हुई है। और इसके बाद आप लोग सिमिलैरिटीज बिटवीन द लेंथेनोइड्स एंड सकते हैं कि एक्टेनोइड्स एंड उनके बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वो आप लोगों ने एक बार खुद रीड करने हैं, वो मैं आपको एक बार यहाँ पर दिखा देता हूँ। सो नाउ दीज आर सम सिमिलैरिटीज बिटवीन द लेंथेनोइड्स एंड द के यहाँ पर एक्टेनोइड्स। इनमें +3 ऑक्सीडेशन स्टेट देखने को मिलती है, f ऑर्बिटल्स यूज होते हैं, ठीक है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, ये सभी हाईली रिएक्टिव्स होते हैं। इनमें सेम नंबर ऑफ यहाँ पर जिनमें यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन सेम होंगे, उनका एटॉमिक स्पेक्ट्रा भी सेम बनेगा। जैसे लेंथेनोइड्स में होती है कंट्रैक्शन, वैसे ही एक्टेनोइड्स में होती है। ये सभी आप लोगों ने खुद रीड करनी है, और साथ में इन दोनों के बीच जो भी डिफरेंसेस हैं वो भी आप लोगों ने यहाँ पर खुद रीड करने हैं। तो ये सभी हैं इन दोनों में आपके लिए डिफरेंसेस, प्लीज़ इन्हें खुद रीड करें, ठीक है। तो आपको बेसिकली जो है वो यहाँ पर डी ब्लॉक एलिमेंट्स एंड बाद में जो हमारा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है दैट इज़ द लेंथेनोइड कंट्रैक्शन। तो बहुत सारे रीजनिंग प्रॉब्लम्स के आंसर्स मैंने आपको इसी में ही दे दिए हैं, और साथ में आपको एक असाइनमेंट दिया जाएगा जिसमें कि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इंक्लूड होंगे। उनके आंसर्स आपको इसी वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन हो चुके हैं, वहाँ से आप लोगों ने उन सभी के आंसर्स को खुद एक्सप्लेन करना है ताकि आपकी एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रेपरेशन हो सके। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। बाकी के सभी चैप्टर्स की वीडियोज़ ऐसे ही आपको आगे की आगे मिलती जाएंगी, तो इसलिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स को जरूर देख लीजिए।